इसके बाद हम आमंत्रित करना चाहते हैं कर्नल डॉक्टर प्रवीण कुमार रेड्डी, स्वामी रामानंद हेल्थ मिशन सोसाइटी उत्तराखंड के। आप विवेकानंद हेल्थ मिशन सोसाइटी उत्तराखंड के कर्नल डॉक्टर प्रवीण कुमार रेड्डी जी को। डॉक्टर प्रवीण कुमार रेड्डी वर्ष 2008 से 2021 तक भारतीय सेना की आर्मी मेडिकल कॉर्प्स में सेवारत थे। वर्ष 2021 में से वर्तमान तक वे आप स्वामी विवेकानंद हेल्थ मिशन सोसाइटी में पूर्णकालिक कार्यकर्ता के रूप में कार्यरत है, जिसका मुख्यालय दिल्ली एनसीआर में स्थित है। वर्ष 2025 में नेत्र कुंभ में आपने मुख्य चिकित्सा अधिकारी के रूप में सेवाएं प्रदान की। इसके अतिरिक्त चार धाम यात्रा मार्ग पर स्वास्थ्य सेवाओं को सुदृढ़ करने के हेतु आपके महत्वपूर्ण योगदान से उस मार्ग पर मृत्यु दर में उल्लेखनीय कमी आई है। आपके अनुभव साझा करने के लिए मैं आपको आमंत्रित करती हूँ। सभी को राम राम। भगीरथ जी के बाद मैं आप सबको उत्तराखंड की वो भगीरथ जी ने ये धरती पे गंगा लाया उस पहाड़ के ऊपर ले जाना चाहता हूँ। इस तरफ कभी गंगा बहती नहीं थी। जहाँ सिंधु की नागरिकता हम चाहते कि जम्मू कश्मीर से अभी पाकिस्तान में ज्यादा तरफ बहती है, तो भगीरथ जी का अथक प्रयास से 4-5 राज्य 250-2.5-3 हजार किलोमीटर गंगा जी को परितंजल जी लाया है। उस गंगा पुत्र काफी चीजों से ये पहाड़ के ऊपर स्वास्थ्य से लेके शिक्षा स्वावलंबन कई चीजों से वंचित रह गया भारत की आजादी के बाद भी। पूजनीय डॉक्टर नित्यानंद जी संघ के वरिष्ठ कार्यकर्ता उस पहाड़ के ऊपर काम करते हुए उत्तरकाशी के घाटी पे अपना आखिरी जीवन वही बिताया। लाल घाटी जो इसको कहा जाता था, उसको पूरा संघ घाटी उन्होंने बनाया। उस घर में हर घर का तो कम से कम एक व्यक्ति तृतीय वर्ष शिक्षित बन चुके थे। 2012 में उसी घाटी पे जो यमुनोत्री का मार्ग पे एक छोटा सा चिकित्सालय शुरू हुआ जनजातीय क्षेत्र में। उसके पहले सीएमसी वेल्लूर जो आंध्रा और तमिलनाडु का बॉर्डर में जो रहता है, वहां से 40 साल पहले यहाँ एक क्रिश्चियन मिशनरी का हॉस्पिटल चलता था। 70 से 80% जनजाति जोनसर बक्सापुरा जो है कन्वर्ट हो चुके थे। 2013 की केदारनाथ की आपदा हम सब जानते हैं। कई हजारों लोग वहाँ जो है अपना प्राण गंवाया। उस समय इस संस्था के कई डॉक्टर्स वहाँ जाके सेवा किया। उस समय स्वयं सुखों को लगा कि इस मार्ग पे चार धाम के मार्ग में कुछ सेवाएं प्रदान करना चाहिए। वैसे 2018 तक 4 अस्पताल चार धाम की मार्ग में बनाया। 2018 में टाइम्स ऑफ इंडिया के अखबार में बहुत बड़ी अखबार एक स्टेटमेंट जैसे संवेदनशील थी। पाठ खुलने के पहले 15 दिन में 258 लोगों की मृत्यु हुई। इस समय संघ की सरकार जी ने एक बैठक ली। कहा कि क्या हम हाई अल्टीट्यूड में भी सेवाएं प्रदान कर सकते हैं क्या। उस प्रश्न ने चार धाम के अभी बद्रीनाथ, केदारनाथ और गंगोत्री धाम के पास भी 3 अस्पताल अपना निःशुल्क चलता है। वहां के मृत्यु दर 95 to 98% हम कम कर पाया। अगले स्लाइड। हर वर्ष 2.5-3 हजार लोगों की मृत्यु होती थी। अभी मात्र जो यमराज जो चाहता है तो वही लोग जो है उनको पुण्य लोक प्राप्ति होती है। बाकी सब इस संस्था ने जो है अपने गंतव्य तक वापस सुरक्षित पहुंचाने का प्रयास कर रही है। हम ये ट्राई मॉडल जब देखते हैं, भारत की उन्नति या किसी परिवार की उन्नति जब होना चाहिए, हमेशा अपना देश में स्वास्थ्य, शिक्षा और न्याय, ये तीनों जो है संपूर्ण निशुल्क और उच्च कोटि की रहा। इस तीनों चीज हम अभी इस वर्तमान काल में हम हम जानते हैं कि कितना हर एक व्यक्ति को जो कितना पैसा लगाना पड़ता है। अगले स्लाइड। इस तीनों के विषय के ऊपर ये संस्था स्वास्थ्य के अलावा भी काम करना चाहती है और काम कर रही है। इसका कारण ये है कि हेल्थ डब्ल्यूएचओ का जब इसका डेफिनेशन देखते हैं हम,
ये काफ़ी ब्रॉड रहता है। व्यक्ति का स्वास्थ्य तभी ठीक हो सकता है जब वो शिक्षा से भी और घर परिवार उसमें कोई लीगल कॉम्प्लिकेशन भी ना हो, ऐसे अन्य अधिकांश विषय रहता है। इस संस्था अभी स्वास्थ्य के साथ उत्तराखंड में जो 600 से अधिक जो शिशु मंदिर विद्यालय है, तो घाटी के जो दूरस्थ जो विद्यालय है, वहाँ वेतन भी कम मिलता है। वैसे अध्यापकों को इस संस्था के द्वारा शिक्षा अभियान के द्वारा उनको अतिरिक्त वेतन हम देते हैं। और साथ-साथ जो स्वावलंबन की विषय रही, जो बद्री और केदार घाटियों में सेल्फ हेल्प ग्रुप्स के द्वारा उनको तो काफ़ी मदद भी करते हैं। और रोबस्ट इंफ्रास्ट्रक्चर हमने पिछले 15 साल में 15 अस्पताल की गठन करी। तो गुड गवर्नेंस के द्वारा लोकल कम्युनिटी जो स्थानीय जो संघ के वरिष्ठ कार्यकर्ता और समाज में अच्छे लोगों को उस गवर्नेंस कमेटी में रखते हैं। वहाँ के रूरल, ट्राइबल, अर्बन और हरिद्वार के जैसे इंडस्ट्रियल एरिया में काफ़ी अच्छी कवरेज है। पब्लिक हेल्थ वगैरह, स्कूल हेल्थ एंड कम्युनिटी हेल्थ अवेयरनेस की काफ़ी कैंप चलता है अपना। होलिस्टिक अप्रोच के द्वारा जैसे 15 साल में संस्था बढ़ी है, तो ये होलिस्टिक अप्रोच भी स्वास्थ्य की चिंता में करना चाहिए ऐसा। ये हरिद्वार की एक गंगा जी के तट पे तो 15 गांव संस्था ने गोद ली, जिसमें शिक्षा के साथ-साथ वहाँ की संपूर्ण ग्राम विकास की अच्छे प्रयोग कर रही है। उसमें इंटीग्रेटिव मेडिसिन की बात करें, अभी एक सज्जन ने अ, इसका भी उल्लेख किया, स्वर्ण प्राशन की 250 से 500 तक हम पहुंच पाए। तो पुष्य नक्षत्र जो हर मास में आती है, तो वहां हम उसका प्रयोग करते हैं। कुछ दिन के पहले माननीय प्रधानमंत्री जी ने अपना भाषण में उल्लेख किया एंटीबायोटिक अब्यूज। मैं गर्व के साथ कह सकता हूँ, ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट दिल्ली से भी हम चैलेंज करते हैं, उससे भी बेहतरीन एंटीबायोटिक प्रोटोकॉल हम फॉलो करते हैं। गट माइक्रोबायोटा जो है, प्रत्येक व्यक्ति को अपना इम्यूनिटी उसको बढ़ाती है। सो एक एक एंटीबायोटिक मिलियंस ऑफ माइक्रोबायोटा को वो किल करती है। इसलिए अपने डॉक्टर्स की क्षमता ये नहीं रहती कि अनलेस अनटिल डॉक्टर कंप्लीटली कॉन्फिडेंट हो, लिखित में दे सके, तभी एक एक एंटीबायोटिक का प्रयोग वो करते हैं। एंड प्रिवेंटिव वेलनेस में एलोपैथी के साथ साथ आयुर्वेदा और योगा, होम्योपैथी भी प्रयोग करते हैं। ऐसा एक अनोखा एक प्रक्रिया है, पिछले 10 साल से चल रही है, जो एलोपैथिक डॉक्टर्स और आयुर्वेदिक होम्योपैथी डॉक्टर्स आपस में लड़ते नहीं है। वो इंटीग्रेटिव अप्रोच के साथ एक दूसरे से संवाद करते हैं और एक दूसरे को क्रॉस रेफरल करते हैं। और इसके प्रति एक पेपर भी हम पब्लिश कर चुके हैं। कोविड के दौरान जो योगा और आयुर्वेदिक प्रोटोकॉल्स जो हमने यहाँ प्रयोग किया है, उसको साउथ कोरिया में एक अच्छी पेपर में हमको पब्लिकेशन करने का मौका भी मिला है। अगले साइड जो अपना जो पिरामिड है, जब व्यक्ति स्वस्थ रहता है, तभी उस परिवार, ग्राम और पूरा समाज भी जो है स्वस्थ रहता है। उसके लिए एक संपूर्ण विकास के दृष्टि से साधु सन्यासी जो महात्मा अपना जो समाज में रहते हैं, उनके लिए सारी संस्था में, सारी अस्पताल में निःशुल्क सेवाएँ रहती है। उसके साथ-साथ गरीब अपने आप को जो कहते हैं, उसको कोई प्रमाण देने की ज़रूरत नहीं है, वैसा व्यक्ति को ये संस्था पूरा संपूर्ण निःशुल्क करती है। और तीसरा, जो अंडर प्रिविलेज जो अ, जितना दे सके, उनका जॉब में जितना है, उसमें पूरा इलाज हो जाता है। तो मान लीजिए 25,000 के ऊपर किसी भी सर्जरी की यहाँ जो उससे अतिरिक्त राशि लिया नहीं जाता है। 450 स्पाइनल सर्जरीज़ हम अब तक अपना जो धर्मावाला अस्पताल जो 120 बेड 120 बेड का अस्पताल है, उसमें उपचार कर चुके पिछले 2 साल में। 450 की हार्ट वाल्व रिप्लेसमेंट हम कर चुके हैं, जिसके बिना ये व्यक्ति जो है हमें पता है कि 16 साल 20 साल के ऊपर जो रूमेटिक हार्ट डिसीज है, उसकी जीवन आयु प्रमाण बढ़ता नहीं है। तो एक बीमारी काफ़ी है उस परिवार को बिलो पॉवर्टी लाइन में लाने के लिए। इसलिए जो है ये सारे अस्पतालों में जो भी व्यक्ति आता है, वो वापस इलाज के बगैर वो ना जाए, इस ये प्रयास है। नेक्स्ट
अस्पताल में जो काम करना इतना आसान नहीं है। जो साथ-साथ संवेदनशील के साथ जो व्यक्ति काम करे, उसके लिए हॉस्पिटल के जो कर्मचारी जो है, उनके लिए वीकली सत्संग, डेली प्रेयर देख सकते हैं कि स्टाफ 4th क्लास स्टाफ से लेके डॉक्टर तक स सब लोग 10 मिनट भगवान की प्रार्थना, सेवा करने की शक्ति दे, उसके बाद ही अपना काम शुरू करते हैं। नेक्स्ट। ये 15 गाँव जो गोद लिया है, इसको ये लक्ष्य के साथ आगे बढ़ रहे हैं कि आने वाली अ, समय में देश में एक उत्कृष्ट सेवा के साथ स्वस्थ गाँव की घोषणा कर सके क्या? ऐसा एक प्रयास यहाँ शुरू हुआ है। उसके लिए अस्पताल अकेला कुछ नहीं कर सकता है। इसके लिए जो है गाँव में जो सज्जन शक्ति है, संघ के द्वारा साधु संत समाज, इन सबसे निर्मित गाँव में सभी शक्तियाँ एकत्रित करके सेवा करना है। ऐसा दृष्टि से हर गाँव में एक-एक साधु का प्रवास होता है। ऐसा 15 साधुओं को, युवा साधु 30-35 साल के आयु के पीएचडी अ अ, पीएचडी स्तर तक पढ़े हुए साधुओं को उनसे निमंत्रण देते हैं। यहाँ के 15 गाँव में 15 जो मंदिर है, गाँव का मंदिर सामान्यतः 2-2 मंदिर होता है। एक गाँव का मंदिर, दूसरा कुल देवता। इसमें पिछले 1 वर्ष में 5 मंदिर की उद्धारण हुई है। हर मंदिर में 250 से 300 या 500 जितने अधिकांश लोग जो है आके बैठते हैं, सत्संग करते हैं, उनकी मानसिक स्वास्थ्य वहाँ सुदृढ़ होता है। साथ-साथ वहाँ की जो संघ की वरिष्ठ कार्यकर्ता जो 20 साल, 30 साल, 40 साल अपना जीवन संघ में भी, अपना सामाजिक जीवन में भी रहा, जो निष्क्रिय है, उनसे निवेदन करके उनको सिर्फ मात्र सर्वे के लिए भेजते हैं। उनसे वापस अपने अस्पताल की बैठक में जो उनसे जो उनके अनुभव की बिंदु है, उसके आधारित पे उस हेल्थ कैंप को सुदृढ़ करने के लिए उनसे सलाह लिया जाता है। वैसा ही एक-एक गाँव में संघ की स्वयंसेवक उनसे निवेदन करके 15-15 वॉलंटियर्स हमने बनाया है। ये 15 गाँव में कम से कम 150 वॉलंटियर इसके लिए काम करते हैं। नियमित हर घर का प्रवास करके जो जिन-जिन का स्वास्थ्य की लाभ लेना है, उनको कैंप में भी लाते हैं, उनको अस्पताल तक भी पहुँचाते हैं। तो शुरू में ये काफ़ी कठिन काम था, क्योंकि संघ भी अपने काम में काफ़ी व्यस्तता रहती थी, तो किसी को समझ में नहीं आता था। एक बार एक वरिष्ठ मुस्लिम एक बुजुर्ग जो है अस्पताल में मेरे को बार-बार नज़र आ रहा था। उनसे मैंने सवाल किया कि आपकी क्या समस्या है? उन्होंने कहा कि पहले यहाँ एक रामकृष्ण मिशन का अस्पताल चलता था हरिद्वार में, अभी भी है, 200 बेड का बड़ा अस्पताल है। उस समय मैं सारे लोगों को ले जाता था। अपने गाँव की जितना भी मुस्लिम परिवार है, समाज है, मैं सेवा करता हूँ। बाद में एम्स ऋषिकेश खुला, मैं वहाँ ले जाने लगा, वहाँ काफ़ी भीड़ हो गई। हाल ही में पता चला कि यहाँ एक अस्पताल खुला है सेवा का, मैं यहाँ ले आता हूँ। तो उससे मेरे को आभास हुआ कि अपनी अपनी जो परिजन है, हिंदू है, उनको ये भी आशंका नहीं, ये विश्वास भी नहीं होता है कि इसका लाभ भी उठाना चाहिए। तब से गाँव का शाखा का प्रवास शुरू किया, वहाँ के प्रचारकों के साथ गाँव-गाँव जो है प्रवास किया। फिर ये विश्वास दिलाया कि कोई वरिष्ठ व्यक्ति हम जब प्रवास करते हैं, उनके सामने 3 समस्याएँ रहती है। कोई वरिष्ठ प्रचारक को किसी घर पे जो प्रवास होता है, तो वो पहले प्रश्न पूछता है कि मेरा माँ या बाप या कोई घर पे कोई बीमार है, उनको कहाँ ले जाना चाहिए? दूसरा कैसे लेके जाना चाहिए? तीसरा कितना आय खर्च होगा? मैं कहता हूँ ये तीनों का समाधान ये संघ की अस्पताल है। तो राशि की चिंता नहीं करनी है, किससे मिलना ये इसकी भी चिंता नहीं करनी है। तो इस विश्वास के साथ अभी पिछले 10 साल में काफ़ी अच्छी जो परिणाम आई है। तो स्वास्थ्य के साथ-साथ सेल्फ रिलायंस एंड जो एजुकेशन की बात करी हम उसकी स्लाइड नेक्स्ट। तो प्रयागराज की बात हुई, इसमें एक विशेष एक प्रयास किया गया संघ ने 2019 में प्रयाग में एक नेत्र कुंभ का रचना की। उस समय काफ़ी कठिनाई थी, फिर भी 1 लाख से अधिक लोगों को हमने वहाँ चश्मा का प्रदान किया। इस बार 2025 में विश्व का 40 से अधिक रिकॉर्ड्स हम बनाए पाए। उसमें 2 लाख से अधिक लोगों को जाँच करके 1,63,000 कस्टम मेड स्पेक्टिकल्स उनको प्रदान किया गया। उसमें 25,000 से अधिक इंडिया पोस्ट के द्वारा उनके घर तक पहुँचाया, क्योंकि नहाने के बाद लोगों की जल्दी रहती है कि जल्दी वो चले जाए, तो कई लोग लिया नहीं। यहाँ जो पाया गया कैटरैक्ट सर्जरीज़ के जो 17,000 से अधिक 216 अस्पताल देश भर में चिह्नित किया, वहाँ
उनके घर के पास ही उनकी सर्जरी निःशुल्क किया गया। इसके लिए प्रीमियर इंस्टीट्यूशन से जो हमने जो टैप किया, उनके वरिष्ठ डॉक्टर्स भी आए थे। ये सारे सर्जरीज निःशुल्क हुआ, ये पूरा डेटा अपने पास उपलब्ध है। इसके लिए 52 से अधिक प्रीमियर ऑर्गेनाइजेशंस, हॉस्पिटल्स तो इसमें साथ दिया। जो शंकर नेत्रालय जो बीच वाली जो टीम है, शंकर नेत्रालय चेन्नई से पहले मेरे को अपॉइंटमेंट तक नहीं दिया। जब उनको पता चला कि इतना बड़ा जो काम हो रहा है, उन्होंने उनके स्टाफ सहित उनको बाय एयर उनको भेज के वहां पूरा सेवाएं करी। शंकर नेत्रालय जो उनका जो सीईओ का स्टेटमेंट था, ये सारे अस्पताल शंकर नेत्रालय, एलवी प्रसाद, शंकरा आई केयर, अरविंद, सबके सब जो पद्मश्री है, साथ में मिलके कभी काम नहीं किया जीवन में 40 साल में। उन सब ने कहा कि ये सौभाग्य आपको गया, तो हमारा 40 साल का मेहनत ये एक कुंभ ने, नेत्र कुंभ ने छीन लिया है। मैंने कहा आप सबको साथ में लाया, यही हमारी उपलब्धि है, सेवा तो आप ही ने किया। अगली इसको प्ले करें। समाज में आखिरी पंक्ति का व्यक्ति का उद्धार कैसे होता है, उनकी मन में क्या पीड़ा रहती है, जब ये छोटा सा वीडियो देखने से आवाज तो तो ये सज्जन को पढ़ाई लिखना आता है, मगर 15 साल से पढ़ नहीं पाया, चश्मा नहीं था। तो ये मार्केट में 100 रुपए से लेके 1000 रुपए तक ब्रांड वैल्यू के साथ मिलता है। जब मार्केट सर्वे किया, हमें हमें पता चला कि हम इसको निःशुल्क भी दे सकते हैं। अब सारे अस्पतालों में हम रीडिंग ग्लासेस सबको निःशुल्क देते हैं। अगला वीडियो। तो कई माताएं बहनें ऐसे हैं गांव में, उनको चावल में पत्थर नहीं दिखता है, सुई में धागा नहीं चढ़ता है। तो इस नेत्र कुंभ के द्वारा हमें जो ये अनुभव मिला कि जो अस्पताल जा सकता है, वो तो बहुत लोग हैं, अस्पताल नहीं जा सकता है। जैसे सुबह से हम कई सारे तो अंत्योदय के विषय में हम सुन रहे थे कि उनको चश्मा लगाने से दिखता है, ये विषय ही नहीं पता। एक बुजुर्ग माताजी मिली थी, 25 साल से अपने पति का शक्ल नहीं देख पाई। तो चश्मा पहनने के बाद वो पहली बार 25 साल के बाद उनका रीयूनियन ऐसा हुआ उनके साथ, जो उनको कभी उन्हें सोचा नहीं था कि चश्मा पहनने से दिखता है। उनको वो अनुभव ही नहीं था। राइट।
ये महिला कह रहे कि जीवन में मैं कल्पना भी नहीं कर सकती, ऐसा भी कुछ होता है। तो पड़ोसन ने भी साथ लेके आई, जाके यहाँ पहुँच पाई। चश्मा के द्वारा मेरे को जीवन दान मिला, ज्ञान मिला। तो ऐसा लाखों अनुभव हमें मिला। तो संघ को जो ये आभास हुई कि ये काम बहुत करने की अभी आवश्यकता है। तो साथ-साथ तो 4 धाम में जो साथी आते हैं यात्रा के लिए, तो केदारनाथ में एक अनुभव मिला, वो साझा करता हूँ। तो वहाँ बर्फबारी के साथ यात्रा कभी भी बंद हो जाती है। तो हेली से जो यात्री जाते हैं, वो उनको आभास नहीं होता है कि अगर वहाँ हेली बंद हो गया, वेदर पैकिंग हो गया, तो हेली वापस नहीं आ सकती है। तो पैदल यात्री जो है, उनको थोड़ा-सा एक्लिमेटाइज़ेशन हो जाता है। यहाँ जो ऑक्सीजन परिस्थिति जो रहती है 70 से 80 या 82% पहाड़ में, उतनी ऊंचाई में 12-13 हजार फुट में केवल 9% की ऑक्सीजन होती है। तो उसके साथ कई सारी कठिनाई जो है होती है। तो केदारनाथ की 2019 की एक घटना है। अचानक बर्फ काफी होने के कारण यात्रा बंद हो गया। उस रात वहाँ 8 लोग जो है उसी हेलीपैड में बैठे बैठे अगले आधा घंटे में अपने जान गंवाया। तो छोटी सी अस्पताल जो अपना 8 बेड की अस्पताल है, 8 डेड बॉडीज के साथ, मोर्टल रिमेन्स के साथ अपने वहाँ 22 जो स्टाफ है इंक्लूडिंग 2 डॉक्टर्स, वहाँ 1600 मरीजों को उपचार करी। अगले दिन ही दोपहर के बाद ही उस 8 मोर्टल रिमेन्स को नीचे तक हम ला पाए। मेरा नाम सुपर्णा कुल है। मैं कलकत्ता से आई हूँ केदारनाथ बाबा के धाम में दर्शन के लिए। तो आने का टाइम में मैं थोड़े से गिर गई, तो मेरे को चोट आया करके के। तो मेरे को कोई बोला कि इधर नजदीक विवेकानंद हॉस्पिटल है, वहाँ का बहुत अच्छा सेवा है, आप जाइए, आपको अभी ट्रीटमेंट मिल जाएगा। तो मैं आई इस ऐसा अनोखा अनुभव है। तो ऐसा हजारों वीडियोस अपने पास है। तो ये अनुभव प्राप्ति हुई। तो इस बार वहाँ 50 बेड के अस्पताल वहाँ पूर्ण हो चुका है, हो चुका है। इस बार यात्रा के 2026 की यात्रा के द्वारा ये 50 बेड के अस्पताल केदारनाथ में था काम करेगी। तो इसके द्वारा वहाँ एक हाई एल्टीट्यूड में हैपो ऐसा कहते हैं हम, तो इसको मेडिकल टर्मिनोलॉजी में पल्मोनरी एडिमा, सेरेब्रल एडिमा ऐसा होता है। उनको उपचार करने के लिए भारतीय सेना में मैं काम किया हूँ। वहाँ हैपो चैम्बर्स की उसका उपयोग होता है। जिससे हम जैसे इसको सामान्य भाषा में कहे कि जो जहाज में जब ट्रैवल करते हम लोकल एम्बियंस, लोकल जो टेम्परेचर और ऑक्सीजन सैचुरेशन मेंटेन करते हैं, उसके द्वारा ही उनको जो है अ, वहाँ उपचार हो सकता है। तो इस बार केदारनाथ में उसकी भी जो है चिंता करने की अभी संस्था सोच रही है। उसके द्वारा हम उनको सुरक्षित नीचे ला सके। एक ही उपचार है, एल्टीट्यूड कम करना है। तो इस बार सौभाग्य से पिछले 3 साल से वहाँ सेवा करने के लिए देश भर से 450 डॉक्टर्स आवेदन किया है। तो ऐसे ही हर बार यात्रा के समय में देश भर से 200, 300, 400 डॉक्टर्स आते हैं। उत्तराखंड में पिछले 20 साल से अपने सरकार है, फिर भी वहाँ पहाड़ों की जो दूरस्थ अस्पतालों में उनको नियुक्त करने की क्षमता नहीं हो पा रही है। तो अखबारों में विनती करते हैं, आप अ, आखिरी विनती उनकी सरकार की ये थी कि पैसा आप चूज करिए, हम पे करेंगे। उत्तराखंड से बाहर भी ये विज्ञापन निकला, फिर भी नहीं आते हैं। तो एक बैठक में मुख्यमंत्री जी ने पूछा कि आपके पास डॉक्टर कैसे आ जाते हैं? तो अपने सर सरकार ने कहा कि ये पैसा के लिए नहीं आते, सेवा करने के लिए आते हैं। सेवा भाव संघ उनमें भरपूर जो है उसको करते हैं, तभी वो लोग इतना आगे आके सेवा करते हैं। ये तो सिर्फ आंकड़े हैं। सस्टेनेबल डेवलपमेंट की बात आई कि एक संस्था स्वास्थ्य की एक छोटी सी क्लिनिक से शुरू किया। अभी 15 अस्पताल, 28 लाख से अधिक लाभार्थी, और उसके साथ साथ बाल विकास से लेके स्वास्थ्य सुविधाएं से लेके हेल्थ पैड्स डिस्ट्रीब्यूट करना, कैंसर स्क्रीनिंग करना और उनको उपचार तक पहुंचाना, हार्ट सर्जरीज करना, स्पाइनल सर्जरीज करना, ये सबके साथ छोटे छोटे काम के साथ अभी इतनी गांव, एक गांव को स्वस्थ गांव उसको कैसे बनाना, उसके लिए किस किस की भागीदारी बनानी है,
ये सब चिंता करते हुए कम से कम ये 12 सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स हम मैच कर पा रहे हैं। और साथ साथ अभी एक मोबाइल एप्लीकेशन चारधाम साथी एक बनाया है, आप सब लोग भी डाउनलोड कर सकते हैं। ये एप्लीकेशन एंड्रॉयड में अभी रीडेवलपमेंट में है, iOS में इसका उपयोग है, अभी चालू है। इसके द्वारा सारे पहाड़ों की अस्पताल, चार धाम की मार्ग में जो अस्पताल है उनका लोकेशन देख सकते हैं। डायरेक्टली 1 क्लिक में ऑफलाइन में कॉल कर सकते हैं, डॉक्टर से बात कर सकते हैं। यात्रा कैसे करनी है, कैसे नहीं करना है, डूस एंड डोंट इसमें पूरा दिया हुआ है, संस्था का परिचय। और आगे जो भविष्य की जो दृष्टि है भारत में, ये चार धाम में ये 15 अस्पताल के अलावा महाराष्ट्र में डॉक्टर हेडगेवार रुग्णालय, गुरुजी रुग्णालय, ऐसे ही दक्षिण में भी नेल्लूर, विजयवाड़ा, वाइजाग और देश में अन्य जगह है। इन सब की चिंता करते हुए हमें एक अच्छा काम करना चाहिए। सीएमसी वेल्लोर 80s में 90s में जो काम किया, क्रिस्टियन मेडिकल का इसका नाम है, 40-50 हजार करोड़ इसकी कॉर्पस है। दिल्ली एम्स और देश की कोई भी संस्था इतना सोच नहीं पाई, इतना रिसर्च वहां करते हैं। तो इससे बेहतरीन सुविधाएं के साथ हमें भी काम करना चाहिए, उससे बेहतर काम कर सकते हैं। इसमें एलोपैथी ही नहीं, आयुर्वेदिक को भी साथ में लेना चाहिए, योगा को भी साथ में लेना चाहिए, इंटीग्रेटिव थेरेपी बनाना चाहिए। अभी आंध्रा में कुछ दिन पहले आयुर्वेदिक को 39 सर्जरीज की परमिशन मिली। तो आयुर्वेद में भी काफी निवेश करना चाहिए, अपना रिसर्च करना चाहिए, रिसर्च पेपर्स पब्लिश करना चाहिए, तभी जाके एलोपैथी जो मेडिकल फार्मा लॉबी है उसको हम बीट कर सकते हैं और स्वास्थ्य को जो है बचा सकते हैं। यूएस में एक प्रचलित स्टेटमेंट है आजकल, जो प्रमुख डॉक्टर्स वहां के सीनियर मोस्ट वेटरन डॉक्टर्स की स्टेटमेंट है, ट्रीटमेंट हैज बिकम मोर ड्रेडफुल देन डिसीज। ये एलोपैथी में सच है। एलोपैथी किसी व्यक्ति का सुधार नहीं कर सकता है। मात्र मैं एलोपैथी डॉक्टर होने के नाते दावे के साथ कह सकता हूँ, स्वास्थ्य को बढ़ाना, हेल्थ को इम्प्रूव करना एलोपैथी में ऐसा कोई प्रावधान है ही नहीं, हमें कोई पढ़ाया नहीं जाता है। ये सिर्फ अल्टरनेटिव मेडिसिन जो कहते हैं उसको मुख्य धारा पे आना चाहिए। आयुर्वेद को हमने एक वेद का दर्जा दिया, उसको एलोपैथी या बाकी रिसर्च में जितना हम निवेश करते हैं उससे अधिक निवेश अल्टरनेटिव मेडिसिन के ऊपर करना चाहिए, आयुष विभाग के ऊपर करना चाहिए, इसको मुख्य धारा पे लाना चाहिए। और सेंट्रलाइज प्रोक्योरमेंट के साथ अपनी संस्थाओं की जो जितना खर्चा होता है, तो एक प्रयोग हमने किया अभी, हमने 15 अस्पताल की सेंट्रलाइज प्रोक्योरमेंट किया तो 20 to 30% अपना ये कम हुआ। अभी वरिष्ठ अधिकारियों के साथ और चर्चा करने की आवश्यकता है। देश की पूरा सेंट्रलाइज प्रोक्योरमेंट करें हम 50 से 60% के अधिक हम खर्चा कम कर सकते हैं और अच्छी सेवा कर सकते हैं। और रिसर्च पॉलिसीज में काफी जो है उसको हम जैसे आयुर्वेदा जैसे पॉलिसीज आना चाहिए, उसके लिए जो है अपनी रिसर्च भी नीति आयोग और पार्लियामेंट तक इसको पहुंचाने का प्रयोग हम कर सकते हैं। धन्यवाद। बहुत धन्यवाद डॉक्टर रेड्डी जी। इसके बाद हम सुनेंगे श्री अनिल पाटिल जी को, वनवासी कल्याण आश्रम पूर्वांचल के अनुभव। वर्ष 1999 से राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के आप प्रचारक हैं। सितंबर 2024 से वनवासी कल्याण आश्रम के पश्चिम क्षेत्र महाराष्ट्र और गोवा के संगठन मंत्री के रूप में आप कार्यरत हैं। आपका अनुभव आप हमारे साथ साझा कीजिए। मंच पर उपस्थित सभी महानुभाव और यहाँ इस सेमिनार के लिए आए हुए सब माता बंधु भगिनी, आप सब जानते हैं कि कल्याण आश्रम की स्थापना 1952 में हुई और विगत 73 वर्षों से कल्याण आश्रम जनजाति क्षेत्र में अपने जनजाति बंधुओं के विकास के लिए, सर्वांगीण विकास के लिए अलग अलग आयामों के माध्यम से कार्य कर रहा है। जैसे शिक्षा है, स्वास्थ्य है, ग्राम विकास है, हितरक्षा है, आर्थिक विकास है, महिला सशक्तिकरण है, श्रद्धा जागरण और जनजाति नेतृत्व विकास के कार्य में 73 वर्षों से लगा है।
1952 में एक छोटे से गांव जशपुर नगर, जहां वो पहले सीपीएंड बरार में था, बाद में मध्य प्रदेश में और अभी छत्तीसगढ़ में है। तो इस गांव से ये कार्य शुरू हुआ। छोटा सा एक छात्रावास के माध्यम से ये कार्य शुरू हुआ और 78 के बाद ये कार्य का विस्तार पूरे देश में हुआ। संस्थापक हमारे बाला साहब जी देशपांडे जी ने जब इसका विस्तार पूरे भारत में होने लगा तो पूर्वांचल में भी उन्होंने प्रवास किया। हम सब जानते कि पूर्वांचल की स्थिति कितनी विकट थी और वहां पहुंचना, वहां कार्य करना बहुत कठिन था। वहां तो सभी प्रकार के संसाधन हैं, वहां किसी बात की कमी नहीं है, लेकिन सबसे बड़ी समस्या ये थी कि वहां मतांतरण, बहुत सारा मतांतरण इतनी मात्रा में बढ़ गया कि कई कई राज्यों में तो 85% से भी ज्यादा मतांतरण हुआ था। बहुत सारी आतंकवादी, अलगाववादी संगठन वहां बहुत सारे कार्य कर रहे थे और ऐसी स्थिति में वहां गांव में जाना, विकास करना ये संभव नहीं था। ऐसी स्थिति में कल्याण आश्रम के कार्यकर्ता वहां पर संपर्क करने लगे और जैसे जैसे वहां के लोगों में पूर्वांचल में संपर्क बढ़ते गया, लगभग वहां पर 250 ऐसी जनजातियां हैं। हर एक की भाषा अलग है, भूषा अलग है और ऐसी स्थिति में कल्याण आश्रम ने ऐसी जनजातियों में अभी संपर्क प्रारंभ किया है। अब वहां पर जो मतांतरण का प्रतिशत है वो कम करने के लिए, स्वधर्म में विश्वास बढ़ाने के लिए, देशभक्ति का जागरण करने के लिए इसकी जब शुरुआत हुई, हमारे लोग वहां पहुंचने लगे तो 80 जनजाति में संपर्क करने के बाद वहां के स्वधर्म की जो मूवमेंट है उसमें बल देने का काम कल्याण आश्रम ने शुरू किया। हम ऐसा नहीं दावा करते कि हम ही ने शुरू किया। त्रिपुरा की एक बात है कि जमातिया जो जनजाति है वह त्रिपुरा में, तो उनका जमातिया होदा नाम से एक सामाजिक संस्था चलती है और ये जो सामाजिक संस्था है ये धर्म संस्कृति को बचाने के लिए कार्य करती है। इसका इतिहास अगर जानोगे तो 450 साल पहले इन्होंने कार्य शुरू किया है। मेघालय में सिंह खासी नाम का एक संगठन है, वो भी ये काम लगभग 1899 से कर रहा है। हम सब नाम जानते हैं, रानी गाइडिनल्यू, उन्होंने भी हरक्का मूवमेंट शुरू की थी। नागा हिंदुओं के लिए यह मूवमेंट चलती है। उनके भाई हैपो जादोनांग ने यह शुरू की थी 1926 में। पर उसके बाद हमारे प्रयास शुरू हो गए और बहुत सारी मूवमेंट जो है तो कल्याण आश्रम के प्रयास से ये शुरू हुई है। जैसे असम में कार्बी समाज में, दिमासा समाज में, नागालैंड के अंगामी, चाकेसांग और मणिपुर के रोंगमई नागा लोगों में, मिजोरम के मिजो लोगों के बीच में, त्रिपुरा के मोलसांग समाज में, इस प्रकार के अनेक समाज में कल्याण आश्रम ने स्वधर्म की मूवमेंट शुरू की। यहाँ के अनेक समाज में मूर्ति पूजा नहीं है और इसलिए मूर्ति पूजा नहीं है तो मंदिर नहीं है, और मंदिर नहीं है तो फिर एकत्रित आना, पूजा करना, आरती अर्चना करना ये नहीं है। और इसलिए धर्म के आधार पर संगठन करना भी थोड़ा सा कठिन हो रहा था। लेकिन हमारे कार्यकर्ता जब इस क्षेत्र में प्रवास करने लगे, लोगों से बातचीत करने लगे, दोस्ती बढ़ी, तो उन्होंने हमारे इन लोगों को कहना शुरू किया
अरे भाई, हम हमारा कुछ ऐसा प्रतीक, ईश्वर का प्रतीक ला सकते हैं क्या? कुछ ऐसा सामने आ सकता है क्या? अपने भगवान को कुछ रूप दीजिए। तो फिर हमारे इस विचार से प्रेरित होकर श्री तालू मुरुब्बो, जो अरुणाचल के आदि जनजाति के व्यक्ति थे, पासीघाट के रहने वाले थे, क्लास 1 गैजेटेड ऑफिसर थे, तो उनको ये बात बहुत जची और उन्होंने क्या किया, नौकरी छोड़ दी। सबको बहुत आश्चर्य लगा और सब पूछने लगे कि आपने नौकरी क्यों छोड़ी? तो बोले कि मेरे धर्म की रक्षा मुझे करना, यहाँ मतांतरण बहुत बढ़ रहा है और मेरा स्वधर्म बचाना है, मेरा धर्म बचाना है, तो मुझे नौकरी छोड़नी पड़ेगी, मेरा धर्म बचाना है। और उनका संपर्क जबकि हमारे जो वहां के संगठन मंत्री थे द्वारकाचार्य जी, उनके साथ आया और उन्होंने गांव गांव में संपर्क शुरू किया, प्रवास शुरू किया। कई गांव में उन्होंने प्रवास किया, बुजुर्ग लोगों से बातचीत की, तो उसमें से एक फिलॉसफी सामने आई, तो उसको उन्होंने एक नाम दिया, डोनीपोलोलिज्म। तो डोनीपोलो क्या है? तो बोलते हैं कि डोनी यानी सूर्य और पोलो यानी चंद्रमा। और इस प्रकार की ये फिलॉसफी सामने लाने के बाद मोनोपोलो यानी चंद्र को पिता बोलते हैं और आनेदोनी यानी सूर्य को माता बोलते हैं। इस प्रकार का उन्होंने इसका अर्थ होता है और दोनों को एक साथ जोड़ देंगे तो सर्वशक्तिमान परमेश्वर। और उन्होंने ऐसा तय किया कि हम हर शनिवार को एकत्रित आएंगे और प्रार्थना करेंगे और टूटी फूटी प्रार्थना भी शुरू हुई और इस प्रकार से वहां से ये कार्य का प्रारंभ हुआ। अब आप देखते हैं कि अरुणाचल में उस क्षेत्र में डोनीपोलो के हजारों मंदिर बनना शुरू हो गया है और उसमें उसके कारण लोग संगठित होना शुरू हो गया, लेकिन पहले मुश्किल था लोगों को संगठित करना। उसी प्रकार रानी माँ ने जो हरक्का समुदाय में एक पूजा प्रारंभ की, वो थी पूर्णिमा की पूजा। पूर्णिमा के दिन सूर्य की प्रार्थना करना। कब करना? सूर्योदय के समय नाच गाने के साथ सब नृत्य करना और पूजा करना। आज भी वहां पर यह पूजा की जाती है। वो दिन पवित्र दिवस माना जाता है। बोडो समाज में बाथो नाम का भगवान को मानते हैं। बा का मतलब होता है 5 और थो का मतलब है तत्व। यह पंच तत्व को मानने वाला ये समाज है, तो हम भी मानते हैं पंच तत्व को। तो इसी को बढ़ावा देने का काम कल्याण आश्रम उस क्षेत्र में अभी कर रहा है। उसका जो प्रतीक है बातों का, तो कैक्टस जैसा उसका प्रतीक वो रखते हैं। असम में भी कालीचरण ब्रह्मा जी जो थे, उन्होंने बोडो समाज में भी ये यज्ञ की परंपरा शुरुआत की, उसको पुनरुज्जीवित किया। प्रत्येक पूर्णिमा को वो यज्ञ शुरू किया उन्होंने, गांव में यज्ञ करना। इसकी विशेषता क्या है कि वहां पुजारी जो है यज्ञ के, वो बहना भी है, महिला भी है, महिला भी पूजा करती है। तो इस प्रकार से हर ग्राम में अभी आपको यज्ञशालाएं दिखेगी, यज्ञ कुंड दिखेंगे और यज्ञ की पूजा शुरू हो गई है। मेघालय में भी जब कल्याण आश्रम के संस्थापक हमारे बाला साहब जी गए, तो उनका भी संपर्क हिप्सन पाय नाम के एक व्यक्ति से हुआ। उनके साथ में मिलकर भी उन्होंने सेंग खासी समाज में काफी अच्छा कार्य शुरू किया। ऐसे बहुत सारे नाम हम बता सकते हैं कि हमारी धर्म संस्कृति परंपरा का रक्षण करने के लिए उस क्षेत्र में कल्याण आश्रम ने इन लोगों को, जिसको बोलते कि शक्ति देना, बल देना, ये काम कल्याण आश्रम ने किया। और वो काम आज बढ़ते बढ़ते आज 80 जनजाति में हमारे प्रयास के कारण स्वधर्म की मूवमेंट बहुत तेज हो गई है।
अभी अभी एक घटना है अरुणाचल प्रदेश में, सितंबर में एक बड़ा आंदोलन हुआ, एक रैली का आयोजन किया गया था। अरुणाचल का आपको मालूम है का विस्तार कितना है, उसका पॉपुलेशन कितना है, लेकिन इस अरुणाचल प्रदेश में इस रैली में 20,000 लोग सम्मिलित हुए। क्यों हुए? तो हमारे धर्म की रक्षा हमें करनी है। इस प्रकार के मूवमेंट अभी वहां पर चल पड़ी है। स्वधर्म का आंदोलन पूर्वांचल में गति ले रहा है। वहां रानफ्रा करके भी एक भगवान का उदय हुआ है और उनके भी मंदिर, उनका भी प्रेयर हर शनिवार को लोग, मंगलवार को लोग एकत्र आते हैं और रानफ्रा की पूजा और प्रेयर करते हैं। मंदिर बनना शुरू हो गया है। और एक कल्याण आश्रम ने एक पहल की थी। कल्याण आश्रम ने 2008-9 में एक हेरिटेज फाउंडेशन नाम से एक संस्था का स्थापना की, फाउंडेशन शुरू किया। ये एक प्रकाशन संस्था है और इसके माध्यम से एक सेमिनार का आयोजन किया गया 2010 में गुवाहाटी में। तो उसे क्या रखे, विषय ये रखे उसमें कि हमारी आध्यात्मिकता क्या है, हमारे जन्म मृत्यु, हमारा पुनर्जन्म, इसके बारे में हमारी क्या अवधारणा है। इसके बारे में के पेपर मंगाए गए तो लगभग 42 लोगों ने उसमें सहभागिता ली और इतने अच्छे विचार सबके सामने आए तो सभी को क्या लगा, अलग अलग जनजाति के लोग थे, 4,500 लोग एकत्र आए थे, लेकिन सबको लगा अरे ये तो हमारा सब एक ही है, हमारी भाषा अलग है, हमारी भूषा अलग है, लेकिन हम सब एक ही है। हमारी सबकी अवधारणा जो है, जन्म की अवधारणा, जन्म पुनर्जन्म मृत्यु के बारे में, ये सब हमारा एक ही है। और पूर्वांचल की ये पहली एक प्रकार की धर्म संसद रही और इसके मंथन से जो सब पेपर से एकत्र आए, एक किताब बनी, एक बड़ा धर्म ग्रंथ बना। वहां के लोगों को लगता था कि ईसाई के लोगों के पास बाइबल है, हमारे पास क्या है। लेकिन ये जो सब सेमिनार हुआ, इस सेमिनार में से जो सब निकला मंथन और उसकी जो किताब बनी, तो ये किताब अभी वहां के लाइब्रेरियों में, वहां के यूनिवर्सिटी में एक रेफरेंस बुक के नाते इसका प्रयोग किया जाता है, उपयोग किया जाता है। और ये सबके सामने आया कि हम सब एक है और ये भारत माता के ही हम सुपुत्र है। हमारी जो जड़ें है इसी धरती के जो संस्कृति है उसी में समाई हुई है। और मंदिर बन रहे हैं, एकत्र आकर लोग सप्ताह में प्रार्थना कर रहे हैं और हाथ में उनके धर्म ग्रंथ होता है और गीत भी होते हैं। इस प्रकार के भजन कर कीर्तन के किताब भी लेकर लोग अभी जाना शुरू हो गया है। हर साल कल्याण आश्रम के माध्यम से अभी नवंबर दिसंबर में ग्राम ग्राम में संपर्क अभियान किया जाता है। क्या होता है संपर्क अभियान? यानी धर्म की रक्षा, धर्म का प्रचार, स्वधर्म का प्रचार, यही कार्य इस संपर्क अभियान में होता है। गांव गांव में जाएंगे, घर घर में जाएंगे और धर्म का प्रचार करेंगे। इस प्रकार के कल्याण आश्रम के कार्यकर्ता नवंबर दिसंबर में 2 मास गांव गांव में जाते हैं और अन्य सहयोगी संगठन भी हमारे साथ कार्य कर रही है। तो इस माध्यम से लगभग 2000 गांवों में अभी कल्याण आश्रम स्वधर्म की रक्षा के लिए कार्य कर रहा है। इसके अलावा 29 प्रकार के 29 छात्रावास उस क्षेत्र में चल रहे हैं। उसमें 10 बहनों के छात्रावास है, 31 प्राथमिक स्कूल शालाएं चल रही है, 3 माध्यमिक शालाएं चल रही है, उच्च माध्यमिक शालाएं भी चल रही है, सिलाई प्रशिक्षण चल रहा है, कंप्यूटर ट्रेनिंग चल रहा है। अन्य राज्यों में भी हमारे यहाँ के पूर्वांचल के छात्र पढ़ने के लिए बाहर भी आ रहे हैं। जैसे रायपुर छत्तीसगढ़ में बहनों का छात्रावास है, रुद्रपुर उत्तराखंड में बहनों का छात्रावास है, दिल्ली में बच्चों का छात्रावास है। इस प्रकार के अलग अलग स्थान से जो छात्रावास में छात्र पढ़कर वापस जाते हैं, तो उनमें जो हमारे धर्म संस्कृति परंपरा के बारे में जो एक हमारा जो देश है, हमारी
भारतीय है, हमारी भारत भूमि है, हमारी माता है, इसके बारे में जो श्रद्धा आस्था निर्माण होती है। एक उदाहरण, मैं एक बार प्रवास में गया था, एक गांव में गए थे, तो उन्होंने उनकी एक व्यथा बताई। छोटी संख्या में वो बचे हैं, सब मतांतरित हुए हैं। तो कैसे बचे हैं? तो हमारे यहाँ से पढ़े लिखे छात्र जो वहां गए हैं, उनका वो परिवार है, उन्होंने बचा के रखा है उनको स्वधर्म में। उन्होंने कहा कि वहां झूम खेती होती है, पहाड़ की खेती हर साल अलॉट होती है, हर साल वो चेंज हो जाता है क्षेत्र। तो बोले कि यहाँ के सरपंच है, यहाँ के मुखिया है, ये सब ईसाई है, और ये लोग हम लोगों को इस प्रकार की खेती देती है कि वहां कुछ कुछ भी अनाज ना आए। इतनी कठिन क्षेत्र की खेती हमको अलॉट हो जाती है, तो भी हम लोग यहाँ पर डट के हम यहाँ बसे हुए हैं। हम हमारा धर्म परिवर्तन नहीं करेंगे, हम हमारे स्वधर्म में ही रहेंगे। स्वधर्म की मूवमेंट के कारण और हमारे छात्रावास में जो पढ़ते हैं उसके कारण ये हुआ। एक गांव में हम गए थे, तो वहां मंदिर बनाने की उन्होंने कोशिश की, तो वहां का पूरा उन्होंने जो लाया वाला मटेरियल था वो सब फेंक दिया था। तो भी वो डटे रहे, वो स्थान पे जाके हर संडे को, वो मंदिर नहीं है केवल, वो मंदिर के लिए वो स्थान तय हुआ था, वहां जाके वो प्रेयर करते हैं। तो इस प्रकार की स्वधर्म की रक्षा करने की जो शक्ति उनके पास है, तो उसके पीछे कल्याण आश्रम है और अन्य हमारी संगठन भी है। जैसे विवेकानंद मेडिकल मिशन भी काम कर रहा है, हमारे विद्यार्थी परिषद भी काम कर रही है, राष्ट्रीय सेविका समिति काम कर रही है, राष्ट्रीय संघ काम कर रहा है। इस प्रकार की सभी संगठनों के माध्यम से आज वहां पर हमारा जो समाज है, वहाँ का समाज एकजुट हो रहा है, स्वधर्म की मूवमेंट वहाँ गति ले रही है। इस प्रकार से वहाँ पे कल्याण आश्रम के माध्यम से गांव में काम चल रहा है। धन्यवाद। आपका बहुत धन्यवाद। इस संस्थागत प्रस्तुति के बाद हम आमंत्रित करते हैं श्री सुनीत सिंह मौसिल, अध्यक्ष प्लैनेट स्कूल। सुनीत सिंह मौसिल एक अनुभवी टेक्नोलॉजिस्ट, शिक्षाविद और सामाजिक नवाचारक है। आपको शिक्षा, तकनीकी तकनीक और डिजिटल गवर्नेंस के क्षेत्र में 2 दशकों से अधिक का अनुभव है। आप प्लैनेट स्कूल के प्रमुख योगदानकर्ता है। यह एक गैर लाभकारी वैश्विक पहल है जो तकनीक के माध्यम से शांति, शिक्षा और ई गवर्नेंस को बढ़ावा देती है। आपने भारत और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर बड़े शैक्षिक नेटवर्क्स, सरकारों और संस्थानों के साथ मिलकर तकनीक आधारित शिक्षा समाधान विकसित और लागू किए हैं। आपके अनुभव हमें प्रेरणा देंगे, ऐसा मेरा विश्वास है। सबको प्रणाम। अब हरियाणा की भैंस तो भाई साहब ले आए थे, हरियाणा का ताऊ आपके सामने प्रस्तुत है। नमस्कार। तो पृथ्वी कुल क्या है मुझे नहीं पता, परंतु एक बहुत हृदय में पीड़ा थी, निरंतर अभी तक है। तो उसका निवारण हेतु मुझे लगा कि कुछ अंतर्ध्यान करना होगा। कुछ निकला, जो निकलता जा रहा है मैं प्रस्तुत करता रहूंगा। मुझे लगता है कि एकात्मता, इसके बीज को अगर पृथ्वी कुल की मिट्टी मिल जाए तो पूरी पृथ्वी में एकात्मता को एक तरह से उजागर किया जा सकता है। वो हम पूरी मानवता के अंदर कहीं ना कहीं, हर एक बालक के अंदर कहीं से कहीं पे भी हो, उसके अंदर कहीं ना कहीं आ सकता है। तो उस दिशा में एक प्रयास था। इसे कितने वर्ष हो गए भी मैं नहीं बता सकता, क्योंकि हमेशा से ही विचार था। धीरे धीरे हम कहीं ना कहीं क्रियान्वित करने का प्रयास कर रहे हैं। तो अभी के लिए मैं संक्षेप में, क्योंकि मुझे पता है कि समय थोड़ा लिमिटेड है और पृथ्वीकुल भी बहुत फास्ट तरीके से काम करने की कोशिश कर रहा है। वैसे हम बहुत स्लो हैं, पर कोशिश है। तो प्लैनेट स्कूल इकोसिस्टम की एक अवधारणा है कि एक इकोसिस्टम बनाएंगे जिसका सीधा टारगेट है कि जनरेशन ऑफ जीनियसेस का निर्माण किया जाए। अंत्योदय मुझे नहीं समझ आता, अमीर गरीब, अगर मैं पूरा का पूरा जानवरों को देखूं तो अमीर बंदर कौन है, गरीब बंदर कौन है, मैं पहचान नहीं सकता। तो अगर मैं वैल्यूएशन का सिस्टम बदल दूं तो ऑल ऑफ ए सडन सिस्टम चेंज होता है। तो यहाँ पे रिजेक्ट एवरीथिंग का फर्स्ट आइडिया, एवरीथिंग मींस एवरीथिंग।
उसके बाद रीथिंक अबाउट एवरीथिंग, उसके बाद रिक्रिएट, री इन्वेंट, इस दिशा में एक प्रयास है। तो जनरेशन ऑफ जीनियसेस, अब जीनियस क्या होता है उस पे नहीं जाते, पर करंट मापदंड से अगर कोई पीएचडी कर जाए तो करंट एजुकेशन सिस्टम का एक पीक हो जाता है। तो क्या मैं हर एक बच्चे को 18 साल की उम्र के अंदर पीएचडी करा सकते हैं क्या? एक टारगेट लिया अभी के, थोड़े बहुत छोटे बहुत टूल्स हैं, मैं बताऊंगा। फिर फोर्थ इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन, एआई पता नहीं क्या कर देगा। भारत का पहला चेस सॉफ्टवेयर मैंने कॉलेज टाइम में बनाया था, एक बुक लिख दी थी, बस सेलर बन गई, और यहीं मुंबई में ही कोलाबा के पास मैंने अपनी पहली स्टार्टअप एकदम कॉलेज के बाद में वहां पे स्टार्ट किया था। तो मुझे समझ नहीं आया कि एआई, तो उस टाइम कोई पूछता ही नहीं था मुझे, पहला इंडिया चेस सॉफ्टवेयर बना दिया, मेरे को जानता ही नहीं था। उस टाइम इतना हल्ला कैसे हो गया? तो ये फोर्थ इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन के बीज भी कहीं ना कहीं भारत में हमेशा से रहे हैं। फिफ्थ के बीज हम डाल पाए पृथ्वी कुल के द्वारा, इसका एक छोटा सा प्रयास पृथ्वी कुल ये कर रहा है। फिर वन प्लैनेट वन स्कूल, भाई जो स्कूल नहीं जाता उसको भी धरती माँ सिखाई देती है, और जिसको लगता है मैं इस घर में, मेरा बहुत बड़ा घर है, अरे बस उस घर के एक कोने के अंदर, एक कोने में भी एक चेयर के ऊपर तुम अपनी बॉडी के अंदर बैठे हो। धरती हमारा अकेला एक घर है, सबका है, उसी में, उसी से उपजे, उसी में मिलना है। ठीक है, सूर्य की रोशनी आ रही है, बाकी सब ब्रह्मांड है, पर धरती तो भाई माँ है, उसको उसको हर समय हमारा बोझ झेल रही है। तो ये एक ऐसा कॉन्सेप्ट है जो किसी भी आप मत के हो, पंथ के हो, इससे एक्सेप्टेबिलिटी बहुत इजीली आती है, छोटे बच्चों में बहुत आराम से आती है। तो मैं बहुत देशों में गया, ये कॉन्सेप्ट बहुत इजीली एक्सेप्टेबल है, वो कहते हैं हाँ बिल्कुल, तू तो हमारी बात बोल रहे हैं, बहुत अच्छी बात है। तो नेक्स्ट प्लीज। ये इकोसिस्टम है, क्योंकि समझाने का समय नहीं है, हमारी वेबसाइट है, बहुत सारे वीडियोस हैं, तकरीबन 4000 वीडियोस होंगे, मैं डिटेल में नहीं जाऊंगा, पर मैंने कहा कि मंत्र यंत्र तंत्र तीन चीजें बनाते हैं, और एक इनिशिएटिव ऑफ द प्लैनेट, बाय द प्लैनेट, फॉर द प्लैनेट। तो पृथ्वी कुल मेरा नहीं है, हमेशा से था, मैं अभी सेवा दे रहा हूँ, हमेशा से रहेगा, ये रूप आ रहा है, कैसा लगेगा क्या लेगा, पर ये प्लैनेट का है, ये किसी व्यक्ति विशेष का तो कभी होगा ही नहीं, किसी स्थान विशेष का भी नहीं होने वाला, तो प्लैनेट का रहेगा। मंत्र यंत्र तंत्र इसका जैसे एक साइंटिफिक टर्म्स है, मैंने जितना भी अपना प्रयास किया, मेरा जो इंटरप्रिटेशन सनातन धर्म का है उसके हिसाब से मैंने अपना अंडरस्टैंडिंग के हिसाब से तीन कॉन्सेप्ट को लिया, कि मंत्र में एक बीज लॉजिक वो देते हैं, यंत्र में एक मशीन वो देते हैं, तंत्र में एक एंटायर प्रोसेस निकाल के देखते क्या होता है। तो इसके अंदर हम एक लाइफ थ्योरी, एक सब्जेक्ट, सिंगल सब्जेक्ट, लाइफ इज टू लिव, लाइफ इज नॉट टू स्टडी फिजिक्स केमिस्ट्री मैथमेटिक्स, फिजिक्स कहाँ पे है? आपको दिखाई दे रही है यहाँ पे? नहीं, इसके अंदर ऐसे ऐसे, अरे भाई है तो साथ में ही ना। तो लाइफ इज टू लिव, स्टॉप लिविंग इट इन अ डिस्ट्रीब्यूटिव मैनर, स्टॉप अंडरस्टैंडिंग इट इन अ डिस्ट्रीब्यूटेड मैनर। एक आत्मता है तो सभी में है ना, तो हमारे सब्जेक्ट्स में भी होनी चाहिए। तो यहाँ पे हमने एजुकेशन सिस्टम को इंटरनली, हम बहुत एक्सपेक्ट करते हैं, तो हमने अपने इंटरनली अपना जो रिसर्च है उसमें रिजेक्ट किया। हमने कहा एक सिंगल बुक विच विल गिव अ ब्लूप्रिंट, कि भाई लाइफ ऐसी है, इस चश्मे से देख लो। अभी भाई साहब से पूछना पड़ेगा मुझे चश्मा लगाना चाहिए नहीं लगाना चाहिए, मैं थोड़े खतरे में हूँ, पर ये एक दृष्टिकोण, एक सिंगल दृष्टिकोण ये देने के लिए एक मंत्र का एक वो है, डिजिटल इकोसिस्टम इसके प्रसार का, क्योंकि एक पुस्तक में नहीं हो सकता। एक रीजन है कि वेदों को कभी लिखित नहीं किया गया, अब हम बहुत सोच सकते हैं, पर उसका रीजन यही कि भाई लिविंग होना चाहिए। अभी हम रिटर्न में इतने फंस चुके हैं, लिविंग तो भूल ही गया। तो थर्ड पार्टी हो गया, हम कहते हैं हमारा गॉड थर्ड पार्टी बाहर नहीं है, सारे देवी देवताओं को आप अपने अंदर देख सकते हैं। कैसे? हमारे एजुकेशन सिस्टम में कहाँ है वो, मुझे नहीं समझ आया, तो मैंने कहा चलो अपना खुद का कुछ बनाने की कोशिश करते हैं पृथ्वी कुल में। सो मंत्र इज दैट फोकस, यंत्र इज द फोकस, कि भाई अब ये हो गया, अब क्या करें? करंट स्कूल से, यूनिवर्सिटी से ये सिस्टम है, फर्स्ट से में, सेकंड में, थर्ड में, ऐसे जैसे जाना, क्या करें? तो हमने थोड़े बहुत प्रयास किए, एनआईओ से बोला कि हमारे कुछ बच्चे हैं, उनको 10th का एग्जाम देने दो, उन्होंने बोला बहुत छोटे हैं, मैं कहा चलो देखे तो देखो, न्यूज नहीं देंगे। तो कई छोटे छोटे बच्चों ने 10th कर ली, तो मैं कहा चलो 10th होगी तो पीएचडी वगैरह रिसर्च पेपर्स पे भी कोशिश करेंगे। तो ये छोटे बच्चे कहाँ बैठ के कहाँ काम करेंगे, प्रश्न आया। तो एग्जिस्टिंग स्कूल्स के अंदर हमने थोड़ा सा विद्या भारती के जितने भी विद्यालय उनको हम बहुत सेवा दे रहे हैं, तो फिर वहां पे बहुत 1 लाख से ऊपर बच्चे हैं जो कि अब थोड़ा थोड़ा इस डायरेक्शन में जा रहे हैं। अभी भी उन्हें जो है करंट सिस्टम उसको फॉलो करना पड़ता है, हम ही कराते हैं, परंतु नया जो उसका सत्व का जो टेस्ट है वो भी देने का प्रयास हो रहा है। तो इसके अंदर फिर बोला जाएगा कि आप कहीं पे भी अपने किसी भी डिजिटल डिवाइस के साथ बैठ जाइए, वही आपका स्कूल है। एक परिवार साथ में बैठ के कैसे पढ़ सकता है उसका भी इसमें प्रावधान है। एक लोकेलिटी में एक घर ले लो, उसके अंदर एक स्कूल खोल लो, स्कूल भी नहीं चाहिए, ऑनलाइन प्लान स्कूल सब करा देगा, आप अपने आप कम से कम बच्चों को सेफ रख लो, बाकी सब कर लेंगे, उसका भी प्रावधान है।
तो इस दिशा दिशा में काम हो रहा। अभी थर्ड पे आ गए तो फिर वो तंत्र है कि सबसे बड़ी प्रॉब्लम है, जितने भी विद्यालय हैं, 12वीं जब तक आप नहीं करते हो जाने नहीं देते आपको, यहीं रहो। 12th हो गई उसके बाद आने नहीं देते, जाओ। ये तो बहुत विचित्र है। मेरे साथ पर्सनल हुआ, मुझे लगा मैं 18 साल का होने वाला हूँ, पता नहीं कौन से सीन उगेंगे, मैं पता नहीं कितना विद्वान हो जाऊंगा। होते ही शौक लगा, मुझे बोला अडल्ट हो गए भाई। फील तो नहीं हो रहा। तो अब इसका क्या इलाज है? मेरे पास कोई बालक आता है कि मैं क्या बनूं, बेटा तू ये बन सकता है, वो बन सकता है, क्या मैं इससे ज्यादा बन सकता हूँ? मुझे उस प्रश्न से बहुत डर लगता है। तो ये प्रश्न का उत्तर मैं देने के लिए प्लान स्कूल कोऑपरेटिव का एक बीच निकाल रहे हैं कि हर एक बच्चे को बाय डिफॉल्ट ये जॉब है। जॉब नहीं है, करियर है। करियर भी नहीं है, जीवन का गति है, जहां जितना भागना है भाग। तुम्हें डॉक्टर बनना है, मेरे पास एक बहुत इंटेलिजेंट बच्ची आई, उसने कहा मेरे को एस्ट्रोफिजिसिस्ट बनना है। मैं कहा अच्छा कैसे बनोगे? मैं 10th के अंदर बहुत सारे मार्क्स लेके आऊंगी, फिर 12th में लेके आऊंगी, फिर मैं ये करूंगी। मैं एस्ट्रोफिजिक्स तो है ही नहीं यहाँ पे, सीधा बोलना रॉकेट बनाना है, चलो कल से रॉकेट बनाते हैं। शी वाज शॉक्ड। अभी रास्ते में ये पैरों में बेड़ियां तो हमारे सिस्टम ने ही डाल रखी हैं, सीधा रॉकेट बनाओ भाई, क्यों नहीं, व्हाई नॉट? स्पेसएक्स ने किसी से परमिशन मांगी क्या? तो ये फ्रीडम देने के लिए, प्लीज नेक्स्ट मैं बोलता रहूंगा। ये फ्रीडम देने के लिए पृथ्वी कुल ने करंट एजुकेशन सिस्टम को पकड़ के थोड़ा थोड़ा बीज नए का डालने का प्रयास किया। ये एक छोटा सा म्यूट वीडियो मैं चढ़ा रहा हूँ। विद्या भारती उत्तराखंड में हम पिछले 10-15 वर्षों से लगातार सेवा दे रहे हैं। वहाँ का एक एक प्रधानाचार्य, एक एक बालक हमें जानता है। हम वहाँ जाते रहते हैं, वहाँ पे नए नए संसाधन पहुंचाते रहते हैं, नई नई लैब्स बन रही हैं। अभी एक बहुत बड़ी रोबोटिक लैब बनाने की हम कोशिश कर रहे हैं कि कोई लिमिट ना करे कि इतना ही करना। वो जो चाहे वहीं पे वहीं करने का उनका पूरा का पूरा उनको फैसिलिटीज हो। अगर बंदूक नहीं है तो फौजी बहुत कमजोर हो जाएगा, तो कम से कम उनके पास बेसिक रिसोर्सेस हो। बुद्धि तो है ही दी हुई। तो ये उसका नेक्स्ट पीस, उसके उसका एक प्रयास है। फिर ये मंत्र का थोड़ा सा डिटेल डिस्क्रिप्शन है। इसके अंदर आप ये सोचिए कि पूरा सनातन सिद्धि का प्रयास है। तो सनातन धर्म में इसकी व्याख्या कोई एक दे दे, ऐसा बहुत मुश्किल मेरे को अभी तक अनुभव में नहीं आया कि एक कोई मेरे को बता दे कि सनातन धर्म ये है और ऐसे ऐसे है। तो जितना मेरी समझ है मैं डाल रहा हूँ, उसके बाद जैसे जैसे मेरे को कुछ महानुभाव, कुछ विद्वान मिलते हैं, मैं उसको अपडेट करता हूँ। तो इसमें चक्र सिद्धि से लेके हमारा समय का काल दिक, उसका परसेप्शन से लेके इन सब चीजों को हमने डाला है। और इसके अंदर हमने कुछ भी नहीं छोड़ा। इंजीनियरिंग से लेके आपका जितना भी एडवांस, जितने भी आपका सोशियोलॉजी ये सब हो गया, सबको मिला के एक सिंगल सब्जेक्ट में डाल दिया। दिस इज हाउ यू लिव, एंड यू हैव टू अंडरस्टैंड हाउ टू लिव इन अ सिचुएशन। अभी मेरी एक सिचुएशन है, मुझे कैसे परफॉर्म करना है। मेरे एजुकेशन सिस्टम में किसी भी चैप्टर में कहीं ऐसा कुछ नहीं लिखा था। तो लाइफ हमेशा एक यूनिक सिचुएशन आपको देने वाली है। हाउ यू गोइंग टू परफॉर्म देयर, नो वन नोस। तो यू हैव टू प्रिपेयर इन दिस वे। तो इसी के अंदर सनातन सिद्ध करते करते हम मंडल और चक्र का काफी पहले डायग्राम्स होते थे। तो शिव जी का भी आप देखेंगे एक मानव के रूप में है, एक शिव यंत्र के रूप में, ऐसे बहुत सारे यंत्र हैं। तो एक सनातन यंत्र का एक किया है। अभी वो ऐसा नहीं है कि वेरीफाइड है तो मैं यहाँ दिखा दूं, बट ऐसा है कि अगर आप वो समझ जाएंगे तो आपको भावार्थ समझ आएगा, शिव का, विष्णु का, ब्रह्मा विष्णु महेश का भावार्थ समझ आएगा कि शक्ति क्या है। फिर आपको समझ आएगा कि शिव के दो पुत्र क्यों हैं और एक चिरंजीव क्यों है और दूसरा चिरंजीव क्यों नहीं है। उसको मैं कहीं ना कहीं वेव थ्योरी में समझा सकता हूँ। गणित को मैं गणेश का क्रिएटिविटी समझा सकता हूँ। मैं बता सकता हूँ 1+1 = 2 डजंट एग्जिस्ट एट ऑल इन रियल लाइफ। इट्स जस्ट अ टूल टू हाउ यू अंडरस्टैंड लाइफ इन अ फास्टर वे बिकॉज ऑफ अ लिमिटेड ब्रेन। तो बहुत सारी चीजें हैं जो कि मंत्र में होंगी। हाँ प्लीज 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 नेक्स्ट, तो मैं बोलता हूँ। जी, यंत्र के अंदर यही आइडिया है कि बच्चों को रिसोर्सेस मिलने चाहिए। तो हम एक कोशिश कर रहे हैं कि बस ले उसके अंदर एक पूरा रोबोटिक लैब आए, उसके बाद कोई भी बच्चा कहाँ पे भी हम पहुंच जाते हैं। तो उत्तराखंड के जो सुदूर से सुदूर विद्यालय हैं, जहाँ पे सामने दूसरे देश दिखते हैं, कहीं चाइना दिख रहा है, कहीं नेपाल दिख रहा है, वहां पे भी उनको सब कुछ अवेलेबल है। वहां पे भी हरियाणा का था, वहां पे भी हाथ हिलाता दिख जाता उसे, वैसे भी प्रत्यक्ष भी पहुंच जाता। तो थर्ड जो पोर्शन है, अब यहाँ थोड़ा सा रुकिएगा। थर्ड जो पोर्शन है ये है आफ्टर 12th व्हाट विल हैपन। तो सबसे पहले 12th तो है ही नहीं पृथ्वीकुल के जो कॉन्सेप्ट में है। अभी मैं सिर्फ मैं अभी प्रेजेंट और पास्ट की बात नहीं कर रहा। पृथ्वीकुल ने एग्जिस्टिंग सिस्टम में बहुत सेवा दी है। कोरोना टाइम में एक भी हमारा बच्चा, एक भी मतलब लेक्चर मिस नहीं होने दिया हमने बच्चे का। मैं उसकी बात नहीं कर रहा हूँ, और प्लीज हमारी वेबसाइट पे आके देखिएगा। मैं सिर्फ जो फ्यूचर में हम सोच रहे हैं उसको, उसके लिए मैं समय का उपयोग कर रहा हूँ। फ्यूचर में जो बालक है वो 12 वर्ष का होते होते 12वीं कर लेगा मेरे हिसाब से।
15-16 का वो आईआईटी के ग्रेजुएट के बराबर है, उसको एग्जाम नहीं देने जेईटी का, उसको पास करने के बाद उसके इतना स्किल सेट होना चाहिए। 18 तक उसके इतने रिसर्च पेपर हो जाएंगे, मल्टीपल उसको पीएचडी अवार्ड किया जा सकता है, और वो अपने आप डिसाइड करेगा मैं यहाँ से यहाँ पे अपने घर की प्रॉब्लम सॉल्व करूंगा। घर कौन सा है उसका? पृथ्वी। पृथ्वी की प्रॉब्लम्स क्या है? एसडीजीज। अरे भाई यूएन आप नहीं बताओगे, आपकी लिस्टेड हम बता रहे हैं, ये बच्चे खुद ढूंढेंगे, खुद जाएंगे अपने गांव में, बताएंगे क्या प्रॉब्लम हो रही है, और वो अपने हिसाब से सॉल्व करेंगे। और इवन उसका जो कैपिटलिज्म का, जो फाइनेंशियल सिस्टम की जो प्रॉब्लम्स है, उसको भी अपने आप सॉल्व करने दो। ये कैसे हो सकता है? ये सब हो रहा है थोड़ा थोड़ा थोड़ा, और काफी अच्छे अच्छे इसके मतलब रिजल्ट्स हैं। तो इसीलिए मैं थोड़ा सा खुल के आज बोल पा रहा हूँ। पर ये इवेंचुअली विल बी द फ्यूचर विच आई सी, विच वी इन एट प्लैनेट स्कूल सी, कि पृथ्वी को बच्चे, किसी का कोई बॉस नहीं, कोई ये नहीं, कर्म प्रधान हम मानते हैं, तो कर्म प्रधान है, तो उसके अंदर एक जस्टिस रहना बहुत जरूरी है, तो जस्टिस का भी सिस्टम रहेगा। इसका और डिटेल नहीं दूंगा। नेक्स्ट प्लीज। ये उसी का एक चित्र है बस। प्लान स्कूल इकोसिस्टम की अगर कोऑपरेटिव आ जाता है, तो आपको पूरे जीवन में किसी को यस सर नहीं बोलना, यस मैम नहीं बोलना, और सबकी रिस्पेक्ट आपके बाय डिफॉल्ट होगी, कि रिस्पेक्ट तो बाय डिफॉल्ट होना चाहिए, जबरदस्ती नहीं होता। तो वो सब कैसे होगा, और कैसे हम जितना भी जो भी हम सनातन में अपनी भावी पीढ़ियों को देखना चाहते हैं, वो कैसे आएगा? और ऐसे बच्चे अगर अफगानिस्तान में बन जाए, तो किर्गिस्तान में बन जाए, तो मैं वहां भी गया। अफगानिस्तान में मैं गलियों में घूमा, मैं वहां ऐसे लोगों से मिला जहाँ पे जिनको पता ही नहीं था मैं कौन हूँ। फिर उन्हें पता चला हिंदुस्तान से कोई हरियाणा से भी ताऊ आ रहा है वहां पे, तो वहां भी अपने बच्चों को लेके आ गए पार्क्स में। तो मैं वहां पे भी मिला, उन्होंने देखा इसने कोई पैर नहीं रखा तो हम क्यों रखें। तो भाई एकात्मता सब में बाय डिफॉल्ट है, सिर्फ उजागर करनी। तो हमें इतना इतना मेहनत नहीं करना। गोमुख में पानी साफ है, ये बच्चे बहुत साफ हैं, इनको साफ रखें तो सब सॉल्यूशन वैसे ही हो गया हमारा। ये छोटा सा वीडियो है, ये मंत्र को कैरी करने वाला एक सॉफ्टवेयर है। मैं कई देशों में मैंने कंपनीज चलाई हैं, और 10-15 साल मैंने कॉर्पोरेट में ही था। मैं फिक्की अवार्ड भी जीता, और यंग काफी था, तो फिर बहुत जल्दी अनुभव ले लिया जो कि नहीं लेने चाहिए थे, और बहुत जल्दी रिक्ति हो गई और छोड़ के सब आ गए। तो उसके अंदर पर स्किल सेट नहीं गया। तो एआई के अंदर काफी एक ये एक छोटा सा एक बस झलक है। ये पूरा का पूरा आप ये सोचिए कि जो भी ये फांग मैंग कंपनीज होती हैं, फेसबुक, अल्फाबेट सुना होगा आपने, उन्हें लगता है बहुत इंटेलिजेंट है, और वो हर रोज बताते हैं कि हम ये हैं, हम वो हैं, चलो हम भी देखेंगे आप क्या है, हम भी कुछ ना कुछ कंट्रीब्यूट करेंगे। तो फिर ये ऑलमोस्ट अ न्यू इकोसिस्टम फॉर द नेशन ऑफ इंडिया, where children can unite their own system, their own डेटा का भी प्रॉब्लम चल रहा है, हमें समझ नहीं आ रहा डेटा सेंटर कौन सा है, परंतु ये उसी डायरेक्शन में काम है। तो वी आर नॉट जस्ट टॉकिंग। मैं इतनी हिम्मत कर पा रहा हूँ ये सब बोलने का, क्योंकि हमने 10 वर्ष इसके ऊपर बहुत तपस्या की है, तो थोड़ा सा मैं आपको बताने के थोड़ा कॉन्फिडेंस ले पाया हूँ। नेक्स्ट। बहुत देशों में मैं गया, ये थोड़े से चित्र विभिन्न देशों के हैं, और स्लाइड आप दिखा दीजिए। कहीं पे भी एक्सेप्टेंस का इशू नहीं आया। यूरोप के 6-7 देश हो गए, वहां पे बहुत सारे बच्चे जुड़ रहे हैं। आपके कंबोडिया, थाईलैंड के अंदर में बुद्धिस्ट यूनिवर्सिटीज में आके लेक्चर्स लेके, मॉन्क्स के लेक्चर लिए मैंने, उन्हीं के साथ खड़ा हो गया, वो पहचान में नहीं आया कि कहाँ पे कौन इंडियन बाबा घुस गया वहां पे साथ में। परंतु वहां पे भी एक्सेप्टेबिलिटी का कोई इशू नहीं आया। मुस्लिम कई देशों में गया, अफगानिस्तान गया, यहाँ के सऊदी अरेबिया का, यहाँ पे दिल्ली में स्कूल है, वहां गया, कहीं पे एक्सेप्टेंस का इशू नहीं आया। इतना इतना सरल। तो ये बस उसका एक झलक है। आप अब नेक्स्ट जा सकते हैं प्लीज। और ये कहीं ना कहीं एकात्मता में एक आप वो चित्र देखते हैं जहाँ पे एक मंडल है, स्पाइरल। तो वही ना, अब ये मैं उजागर नहीं कर रहा हूँ, कहीं ना कहीं यहाँ सनातन यंत्र छुपा है, जहाँ पे कहीं ना कहीं हम भारत माँ को पूरी पृथ्वी के अंदर ज्ञान के जो बीज हैं, एकात्मता के जो बीज हैं, उसको देने का एक निमित्त बन पाए। सिर्फ निमित्त है हम। पृथ्वी कुल का नाम ही आप सुने और किसी का ना सुने, यही मेरी प्रार्थना है। नेक्स्ट। अब लास्ट में बिल्कुल बस 2 मिनट और लूंगा। शतबीजा एआई एक में एक इनिशिएटिव अभी हम लॉन्च करने वाले हैं। इसका अभी उद्घोष हो चुका है, हम विद्यालयों के अंदर हमारे प्रिंसिपल्स के साथ हम काफी इस पे काम कर रहे हैं। तो शतबीजा एआई 100 एआई प्रोजेक्ट्स ले रहे हैं हम। एआई बाय चांस, मेरा हाथ बहुत अच्छा साफ था इसमें, अभी भी है। तो 10 साल पहले मैं चैट जीपीटी ऐसा प्रिडिक्ट कर चुका था कि आना है,
उसके प्रूफ है मेरे पास। एक छोटा सा इवेंट भी मैं जीता था, पर उसको कोई सीरियसली ले नहीं पाया। यहाँ पे मेरे पास भी कुछ फंड्स का लिमिटेशन है, जबकि कॉर्पोरेट में था पर लिमिटेशन था। तो मैं एक डेटा सेंटर उस टाइम चाह रहा, तो नहीं हो पाया। परंतु अब ऐसा समय है जब इतनी न्यूज आ रही है, इतनी वाहियात न्यूज आ रही है, एआई ये कर देगा, वो कर देगा। और मैं बच्चों को एक ही लाइन बोलता हूँ, इंटेलिजेंस कैन नॉट बी आर्टिफिशियल, डोंट वरी अबाउट इट। एआई अगर रियल है तो सब कुछ जगत में क्या है, ये हो ही नहीं सकता। हम कहते हैं इमेजिनरी नंबर, ऑल नंबर्स आर इमेजिनरी, इमेजिनरी नंबर इज इम्पॉसिबल नंबर। तो थोड़ा सा पर्सपेक्टिव थोड़ा शिफ्ट करना पड़ेगा। और एआई का जब छोटे बच्चे, फिफ्थ स्टैंडर्ड तक के बच्चे भी उसमें कंट्रीब्यूट करने वाले हैं। और एआई का प्रयोग कहाँ होना है? उत्तराखंड के अंदर जो एक्चुअल नीति आयोग का 2047 का जो डॉक्यूमेंट है, उसके हिसाब से जो रेनफॉल का प्रॉब्लम है, फ्लैश फ्लड का प्रॉब्लम है, फायर का प्रॉब्लम है, उसके प्रैक्टिकल सॉल्यूशंस के लिए 1000 रिसर्चर्स की एक फौज में अगले साल तक मेरी कोशिश है कि वो रिसर्च पेपर्स के साथ तैयार होगी। ऑलरेडी 4-5 रिसर्च पेपर्स यूजीसी और इंटरनेशनल जर्नल्स में हमारे 8-9, 10, 10 भी नहीं, 8-9 क्लास के बच्चे निकाल चुके हैं। इसका न्यूज नहीं देता मैं, 2 साल से है। क्योंकि मैं वो जो 1000 होंगे उनको कहूंगा चलो काम करते जाओ भाई, कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन। मैं कुरुक्षेत्र के, हरियाणा के कुरुक्षेत्र के अभिमन्यु गांव से आता हूँ। तो महाभारत तो मेरे गांव में हुई थी, और महापृथ्वी की इच्छा हमारे दिल में है। तो इन बच्चों में थोड़ी वो सभी में दिखती है मेरे को आग, सभी में अभिमन्यु छुपा है। हम क्या पढ़ाएंगे इन्हें? इन्हें सब कुछ आता है। इनको बस रोको मत, इनको भागने दो। तो इनको ये एआई के प्रोजेक्ट्स जो कि यहाँ पे आईआईटी वगैरह में सब जगह हो रहे होंगे, उसका बेस्ट मोड मेरा देने का प्रयास है। आप प्लीज नेक्स्ट पे प्ले कर दीजिए, वीडियो होगा एक। बस प्ले कर दीजिए, म्यूट वीडियो है, सिर्फ इंप्रेशन के लिए है। तो अभी मैंने 100 विद्यालयों के अंदर मतलब ऑनलाइन कॉल लिया, और इसके ऊपर जो भी होगा उसके लिए मैं आप सबका आशीर्वाद चाहूंगा। ये 1000 पेपर्स स्कूल लेवल के बच्चों के, और बहुत जल्दी इनकी थीसिस आएगी, और सरकार को हम ये एक्चुअल रनिंग सॉफ्टवेयर, रनिंग रिसर्च, वो रिसर्च नहीं जो कागजों में पड़ी है, बाय डिफॉल्ट यू हैव टू इम्प्लीमेंट इट ऑन ग्राउंड। उसके साथ ऐसे एटीट्यूड के साथ स्कूल के बच्चे निकलेंगे जो कहेंगे चलो 12वीं का एग्जाम ले आओ। मैं कहूंगा कोई एक साल में एक क्लास नहीं है, जब मर्जी जो एग्जाम देना दे दो। चलो गेट ले आओ, चलो आईआईटी जेई ले आओ, जेमैट ले आओ, जेआरएफ ले आओ, पीएचडी थीसिस ले लो। जब आपको पसंद आए एक्सेप्ट कर लेना, हम बिजी हैं। तो ऐसी जनरेशन लाने का हमारा प्रयास है, और आप सबका आशीर्वाद मिले, क्योंकि बहुत मुश्किल टास्क ले लिया है। और अगले वर्ष ऐसा ना हो कि मैं आपके सामने आ नहीं पाऊं कि हाँ भाई प्रोजेक्ट नहीं हुए। तो ये आशीर्वाद आप सब दीजिएगा। धन्यवाद, नमस्कार। बहुत उत्साह लगा आपकी बात सुन के। इसके बाद हम सुनेंगे श्री नितिन धाकड़। वर्ष 2017 से मध्य प्रदेश के झाबुआ एवं अलीराजपुर के जनजातीय जिलों में शिवगंगा संस्था के साथ आप कार्यरत है। किसानों को जैविक कृषि पद्धतियां अपनाने के लिए प्रेरित करना तथा सहकारी संस्था के माध्यम से उन्हें बाजार से जोड़ने के उद्देश्य से झाबुआ नेचुरल्स नामक सामाजिक उद्यम की आपने शुरुआत की। वर्तमान में आप छात्रों एवं पेशेवरों के लिए ग्रामीण इमर्शन एवं इंटर्नशिप कार्यक्रमों के माध्यम से जनजातीय समुदाय के प्रति प्रचलित धारणाओं को और रूढ़ियों को तोड़ने की दिशा में कार्य कर रहे हैं। आपके कार्य पर प्रकाश डालने के लिए आप सादर निमंत्रित हैं। लेकिन क्या इस आर्थिक उन्नति को हम विकास मानते? विकास के सही मायने में सभी के लिए सुख, समृद्धि और सभी के लिए न्याय। लेकिन देश की कोई जनजाति प्रमुख क्षेत्र जैसे झाबुआ विकास की इस यात्रा में पीछे छूट गई। झाबुआ पश्चिमी भारत की भूगोलिक जनजातीय आबादी का एक अपनी सांस्कृतिक विरासत एवं पुरातन परंपराओं बड़े जतन से आज भी संजोए हुए है। एक परिश्रमी और स्वाभिमानी समाज जिसमें प्रत्येक व्यक्ति के पास खेती के लिए अपनी थोड़ी सी सामाजिक एवं सांस्कृतिक दृष्टि से इतने समृद्ध समाज को आखिर शहरों में मजदूरों के लिए पलायन क्यों करना?
आखिर मजदूरी की ये मजबूरी क्यों? तेज विकास की चाह में हमने घने जंगलों की अंधाधुंध कटाई की। परिणाम स्वरूप जल स्रोत सूख गए, जल स्तर गिरता गया। जब जंगल ही बचे तो वनवासियों के लिए न वनोपज बची न जानवर, बची तो सूखी बंजर जमीन और उसका हाल क्या? चुनौती थी बर्बाद हो चुके झाड़वा फिर से बसाने, एक ऐसा ताना बाना ढूंढने की जो झाबुआ के 1320 गांव में बसे 20 लाख वनवासियों को एक सूत्र में पिरो सके, जो झाबुआ में फिर से हरियाली बन सके, खुशहाली बन सके। ये काम कठिन तो था, लेकिन असंभव नहीं। शिव गंगा ने जाना कि झाबुआ के प्रत्येक गांव में स्कूली पढ़ाई अधूरी छोड़ चुके 18 से 35 वर्ष की आयु के लगभग 300 युवा हैं। ये युवा शक्ति झाबुआ के पुनर्निर्माण की सूत्रधार बन सकती है। नेटो इंटेलिजेंस से युक्त ये सूरबीर शक्ति न जाने क्यों ग्राम विकास के योजनाकारों की नजरों से अब तक पूछ रही है। ऐसे युवाओं के प्रशिक्षण से शुरू हुआ विकास का एक जतन। इन प्रशिक्षणों में युवाओं ने साथ बैठकर अपने गांव की चिंताओं पर चिंतन किया, समस्याओं के कारणों को जाना और समाधान को खोजा। इन युवाओं ने गांव-गांव परमार्थ और स्वाभिमान के बीज बोए। शिव गंगा की सोच थी कि विकास का आधार है स्वावलंबन, स्वावलंबन का आधार है स्वाभिमान और स्वाभिमान को परमार्थ के भाव से ही जाना। सबने मिलकर विचार किया, संपूर्ण झाबुआ की समृद्धि संवर्धन से ही आए। जल, जंगल, जमीन और जानवर के संवर्धन के लिए परमार्थ की प्रेरणा से सीखना, सिखाना और मिलकर काम करना। पिछले 15 वर्षों में 8000 से अधिक युवा परमार्थ प्रशिक्षण लेकर झाबुआ के गांव को सामाजिक नेतृत्व दे रहे हैं। झाबुआ की सामाजिक पूंजी का निर्माण कर रहे हैं। परमार्थ की एक महान पीढ़ी परंपरा हलमा के पुनर्जागरण से हजारों जल संरचनाओं का निर्माण हो रहा है। 110 से अधिक गांवों में पारंपरिक वन स्थान माता वन को हरा भरा किया जा रहा है। वृक्षारोपण के साथ उनकी रक्षा के संकल्प लिए जा रहे हैं। सैकड़ों किसान धरती माता को जहर मुक्त करने का प्रशिक्षण लेकर जैविक कृषि कर रहे हैं। उद्यमिता विकास के लिए बांस, जैविक कृषि, पशुपालन एवं लघु व्यापार का प्रशिक्षण लेकर स्वरोजगार के उद्यम कर रहे हैं। झाबुआ में हो रही इस विकास के जतन की सफलता को देखने देश भर के सामाजिक कार्यकर्ताओं के साथ छात्र नियमित झाबुआ आ रहे हैं। समझाने नहीं, समझने के लिए, सिखाने नहीं, सीखने के लिए। शिव गंगा समग्र एक यात्रा है, संवर्धन से संपत्ति, परमार्थ की प्रेरणा से अक्षय विकास। शिव गंगा एक अभियान, गांव के समग्र विकास, देश की सुख समृद्धि। केवल साक्षी न बने, जतन करें, इस पुनीत कार्य से जुड़े, सहयोग करें। सभी को राम राम। अ, झाबुआ और अलीराजपुर मध्य प्रदेश के पश्चिमी भाग में दो जिले हैं, राजस्थान और गुजरात से, जिनकी सीमाएं लगी हुई हैं। इन दो जिलों में कुल मिलाकर 1320 गांव हैं और वहाँ लगभग 22 लाख जनसंख्या रहती है, जिसमें भील जनजाति समाज के लोग मुख्य रूप से रहते हैं। और अभी आपने जो वीडियो देखा, ये उन 1320 गांवों को तीरथ बनाने का एक विकास का जतन आपने देखा। और तीरथ गांव का अर्थ समृद्ध, संपूर्ण समृद्धशाली गांव। और जिस प्रकार से एक व्यक्ति
के संपूर्ण व्यक्तित्व विकास में केवल शरीर नहीं बल्कि अन्य भी अनेक बातें रहती हैं। इसी प्रकार एक गांव भी जीवंत इकाई होने के नाते उसके भौतिक विकास के अलावा भी जो मुख्य बातें हैं उन सभी को लेकर शिवगंगा ने क्षेत्र में काम किया। इन पिछले 25 सालों में अनेक प्रकार के प्रेरणात्मक, ज्ञानात्मक और कौशलात्मक प्रशिक्षणों से गांव-गांव में ऐसे युवाओं की टोली तैयार हुई, जिन्होंने अपने गांव को समृद्धशाली बनाने का संकल्प लिया। उसको हमने सामाजिक पूंजी कहा। ऐसे सभी लोग जो परमार्थ की प्रेरणा से अपने गांव को समृद्धशाली बनाने का जतन कर रहे हैं। उसमें पहला भाग जो है संपन्न गांव। तो ज्यादातर समय हम डेवलपमेंट की जो परिभाषा देखते हैं वो फिजिकल डेवलपमेंट से ही लेते हैं। और संपन्न गांव गांव के भौतिक विकास जिसमें अच्छा जल, पर्याप्त जल, जंगल, स्वस्थ जमीन, स्वस्थ पशु, आरोग्य की पर्याप्त अच्छी व्यवस्था, पूरा गांव आरोग्यमय, ऐसे सब गतिविधियों के लिए गांव के युवाओं ने काम किया। तो जल संवर्धन को लेकर गांव-गांव के लोगों ने हलमा परंपरा, जो जनजाति भील समाज की एक परंपरा है, जिसमें गांव का कोई व्यक्ति संकट में होता है तो सभी लोग उसकी मदद करते हैं उसके आह्वान पर और उसको उस संकट से बाहर निकाल लेते हैं। और इसमें न किसी के मन में, जो वहां मदद करता है उसके मन में एहसान जताने का भाव होता है, ना जो मदद लेता है उसके मन में एहसान मानने का भाव रहता है। वो एक सामाजिक दायित्व के रूप में एक दूसरे का सहयोग करते हैं। उस हलमा परंपरा के पुनर्जीवन से गांव के युवाओं ने मिलकर 130 गांवों में तालाब बनाए, जो जिनको कि मेजर अर्दन डैम्स हम कहेंगे, जिनसे गांव में अनेक प्रकार के पानी के पूरी व्यवस्था हुई। इसी प्रकार से जंगल संवर्धन को लेकर वहां एक अन्य परंपरा माता वन का पुनर्जीवन किया, जिसके प्रति गांव में ये श्रद्धा की उसकी लकड़ी नहीं लेंगे, निजी प्रयोग में पेड़ नहीं काटेंगे, जिस परंपरा को महाराष्ट्र में देवराई भी कहते हैं और राजस्थान में ओरण भी कहते हैं। इसी परंपरा के पुनर्जीवन से फिर उन्होंने 190 गांव में मातावन लगाने की शुरुआत की और हर साल 30-40 गांवों में मातावन के स्थान को जन सहभागिता से फेंसिंग करके और उसमें लगातार वृक्षों का रोपण करते हैं और सामाजिक सहयोग से ही उसकी सुरक्षा करते हैं। इसी प्रकार से कई गांव के लोगों ने अपने गांव में हलमा करके सड़कों का निर्माण करना शुरू किया है। ऐसे अनेक बातें जो भी उन्हें गांव के दुख ध्यान आते हैं उन पर मिलकर काम करने की शुरुआत की। आरोग्य को लेकर विशेषकर से गांव की जो महिलाएं, समाज की जो किशोरियां हैं, उन्होंने मिलकर ये दुख जाना हमारे गांव का कि बीमारी कर्ज का प्रमुख कारण है और बीमारी के पीछे भी पोषण की कमी एक बड़ा कारण है। तो उन्होंने इस बात का प्रयास किया कि हर घर 15 तरह के फलदार पौधे जिसमें पोषण के पौधे हैं वो हम मिलकर लगाएंगे। और वो हर वर्ष अभी तक लगभग 17,000 परिवारों ने अपने गाँवों में अपने घरों पर इस तरह के आम, जाम, जामुन, नींबू, शहतूत, सुरजना जैसे अनेक प्रकार के पौधे, और न केवल अपने लिए नहीं बल्कि उनका संकल्प है कि हम हर गांव के हर घर में ये पौधे लगाएं। तो इस तरीके की जो बातें हैं जिसमें गांव का भौतिक स्वरूप हो, उसको संपन्न गांव कहेंगे। लेकिन ये प्रश्न आता है कि जब ऐसा गांव हो जाए और फिर भी गांव के लोग मिलकर नहीं रह रहे हैं या झगड़ रहे हैं, तो क्या वो गांव संपूर्ण समृद्धशाली होगा? तो इसलिए गांव का समझदार होना भी आवश्यक है। समझदार गांव होने का अर्थ गांव के सिविक सेंस से है कि गांव में लोग मिलजुल कर रह रहे हैं और मिलजुल कर काम कर रहे हैं। तो इसके लिए शिवगंगा के प्रयासों से कावड़ यात्राओं की शुरुआत झाबुआ अंचल में हुई। उसमें भी वो किस प्रकार से भिन्न है ये ध्यान आता है कि गांव के युवा किसी पवित्र स्थान से जल उठाते हैं और अपने गांव के शिवलिंग पर चढ़ाते हैं। और इस पूरी यात्रा के दौरान वह यह संकल्प मन में लेते हैं कि मैं मेरा गांव तीर्थ बनाऊंगा, मेरा गांव मेरा तीर्थ। तीर्थ गांव अर्थात जहाँ पर्याप्त जल हो, पर्याप्त जंगल हो, लोग मिलकर रह रहे हो। तो कावड़ यात्रा की इस गतिविधि से गांव के प्रति भक्ति जगती है और वास्तव में तभी गांव के प्रति काम करने की इच्छा भी जगती है और सीखने की प्रेरणा भी जगती है। इसी प्रकार से एक अन्य गतिविधि गणेश उत्सव की, जिसमें गांव के युवा वास्तव में सामाजिक नेतृत्व का वो प्रशिक्षण है, जिस प्रकार लोकमान्य तिलक जी ने महाराष्ट्र में उसका प्रारंभ किया, उसी शैली में वहां गांव-गांव में सामाजिक नेतृत्व विकास और गांव में एकजुटता और सामूहिकता के भाव को जगाने के लिए गणेश उत्सव का प्रारंभ हुआ। गांव की युवा टोली हर घर जाती है
पूरे 10 दिन का आयोजन करती है, जिसमें गांव की महिलाओं के लिए, बच्चों के लिए, पुरुषों के लिए, बड़ों के लिए, सबके लिए कोई ना कोई गतिविधि जिसमें पूरा गांव शामिल रह सके। इस तरह के अभी 900 गांवों में इस तरह के गणेश उत्सवों का प्रारंभ हुआ है, जिससे गांव में एकजुटता हो रही है और यही सामाजिक नेतृत्व फिर आगे चलकर गांव के समृद्धशाली बनाने को लेकर काम करता है। इसी में एक अन्य बात महत्वपूर्ण, दमदार गांव। तो ऐसा गांव जहां एकजुटता का भाव हो, किसी काम को पूरा करने की दम हो और लगातार उस पर काम करने की का साहस हो। तो इस तरह का एकजुट गांव होने की गतिविधि में एक बड़ा कार्यक्रम वहाँ हलमा हर साल होता है, जिसमें हजारों लोग अपने गांव से गेती फावड़ा तगारी लेकर आते हैं और धरती माता की प्यास बुझाने के लिए जल संरचनाओं का शंकर जटाओं का निर्माण करते हैं। इस तरह के सामूहिक बड़े आयोजन से सभी लोग मन में ये विश्वास लेकर जाते हैं कि हम अपनी परंपराओं के आधार पर हमारे समाज, हमारे गांव का काम कर सकते हैं और उसी के बाद फिर वो गांव में जाकर अनेक प्रकार की गतिविधियां मिलकर करते हैं, जैसे जल संरचनाओं का निर्माण हो गया, मातावन संवर्धन हो गया। इसलिए दमदार गांव होना भी उतना ही आवश्यक है। इसके बाद ज्ञानवान गांव, जो गांव का पुराना पारंपरिक ज्ञान है उसको भी सहेजने का स्वाभिमान जगना और जो नया ज्ञान आ रहा है उसको भी सरल भाषा में अपने गांव के अनुकूल बनाकर उसको सीखने की प्रेरणा, ऐसा भी गांव बने। तो इसके लिए भी अनेक प्रकार की गतिविधियां, जिसमें हम वहाँ एक ग्राम गुरुकुल प्रकाशन एक पूरा आयाम है, जिसमें गांव के युवा अभी गांव के पारंपरिक ज्ञान को डॉक्यूमेंट कर रहे हैं। साथ ही जो गांव की पुरानी कथाएं हैं, महापुरुषों की कथाएं हैं, गांव का पुराना ज्ञान विज्ञान है, औषधि विज्ञान है, इसको डॉक्यूमेंट कर रहे हैं। और इस कड़ी में उन्होंने अभी इस बात की शुरुआत की है कि जो नेशनल एजुकेशन पॉलिसी आई है उसके लर्निंग आउटकम्स को लेते हुए उन्होंने छठी, सातवीं, आठवीं 3 कक्षाओं की सामाजिक विज्ञान की पुस्तक का पाठ्यक्रम बनाना शुरू किया है, जिसमें छठी कक्षा का पाठ्यक्रम अभी तक बना है। उसमें पहला पाठ मेरी माँ, मेरा गांव, उससे मैं क्या सीख सकता हूँ, क्योंकि अभी सामान्य रूप से जो पढ़ाई हम पढ़ते हैं उसमें देश दुनिया का तो पढ़ते हैं। फ्रेंच रेवोल्यूशन मैंने पढ़ा, पर झाबुआ में मानगढ़ के इतिहास में सैकड़ों लोग शहीद हुए, ये मैंने कहीं नहीं पढ़ा। जब मैं झाबुआ पहुंचा तो मैंने झाबुआ के इतिहास को जाना, और झाबुआ को जानने की दृष्टि से ही मैं कोटा जिले का हूँ, मुझे कोटा जिले के बारे में बिल्कुल ही नहीं पता था। और मुझे लगता है कि हम भी जब अपने जिले के बारे में सोचते हैं तो शायद ही हम उस तरह का जुड़ाव महसूस कर पाते हैं, क्योंकि हम उसके बारे में कभी जाना ही नहीं। तो गांव का वो सामान्य छठी कक्षा का बच्चा मेरे गांव की मिट्टी, मेरे गांव की नदी, मेरे गांव के पहाड़, मेरे गांव का बाबा तड़वी, इतिहास क्या है, क्या परंपरा है, क्या जीवन मूल्य, इस तरह की सभी बातें उस किताब के माध्यम से जान पाएंगे। और ये वहीं के युवा डॉक्यूमेंट कर रहे हैं, भीली भाषा में डॉक्यूमेंट कर रहे हैं। और वहाँ के स्केचेस भी गांव के जो पारंपरिक जनजीवन है उसी प्रकार के स्केचेस हमने डिजाइनर्स के सहयोग से बनाए, जिससे कि उस व्यक्ति का जुड़ाव एकदम हो। तो इस तरह की ज्ञान विज्ञान की बातें भी उस ज्ञानवान गांव के उसमें शामिल है। इसी के साथ एक ग्राम इंजीनियरिंग वर्ग इसमें होता है, जिसमें गांव के सामान्य 10वीं ड्रॉप आउट युवा 4 दिन का प्रशिक्षण, कुछ 3-4 प्रशिक्षण इंदौर में एक इंजीनियरिंग कॉलेज में लेते हैं और अपने गांव का नक्शा बनाते हैं। गांव में कहाँ पानी रुक सकता है, गांव में कहाँ पानी की अन्य जन संरचनाएं बन सकती हैं, ऐसे सभी प्लानिंग करके आता है। और वो 10वीं ड्रॉप आउट हुआ, उसे 4 साल का सिविल इंजीनियरिंग कोर्स की जरूरत नहीं है। वास्तव में उतना ही करने से अनेक गांव के युवाओं ने अपने गांव में तालाब निर्माण किए। इस तरह के अनेक ज्ञान विज्ञान के प्रशिक्षण, प्रगत प्रशिक्षण, जिसमें वो जिले की क्या व्यवस्था है, पुलिस की क्या व्यवस्था है, न्यायालय की क्या व्यवस्था है, चिकित्सालय की कैसी व्यवस्था है, ऐसा सब बातों को देखकर विश्वास भी जगता है और अपने गांव के लिए काम करने की प्रेरणा भी जगती है। इन सभी बातों में जो बहुत महत्वपूर्ण, सबसे महत्वपूर्ण है, वो है परोपकारी गांव। शिवगंगा के सभी कार्यक्रमों में, सभी आयोजनों में, सभी प्रशिक्षणों में ये एक बहुत आधारभूत बात है कि हमें अपने लिए नहीं, सबके लिए करना। अपने लिए करना कर्म और सबके लिए करना धर्म। इसी भाव से हम सभी करें, क्योंकि देखा है कि जब भी प्रेरणा स्वार्थ की रहती है वो टर्मिनेट होता है कि मैं अपने लिए करूंगा तो केवल एक ही परिवार का होगा। लेकिन जब गांव के युवा सबके लिए करने की प्रेरणा लेते हैं तो वो कार्य आगे बढ़ता है और वो कार्य एक चेन रिएक्शन के रूप में चलता है। इसी प्रकार से ये एक समृद्धशाली गांव के सभी पांचों गुणों पर झाबुआ के युवा संकल्प लेकर अलग अलग गतिविधियों के माध्यम से वर्ष भर काम कर रहे हैं। और हम अभी जनवरी में एक आयोजन, झाबुआ दर्शन यात्रा 24 से 26 जनवरी
झाबुआ में कर रहे हैं। आप सभी को झाबुआ दर्शन यात्रा में आने का निमंत्रण देते हुए मैं अपनी बात पूरी करता हूँ। सभी को राम राम। नितिन जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। सभी प्रस्तुतियां अभी हो गई है। मैं निवेदन करती हूँ सत्र के अध्यक्ष श्री हर्ष जी चौहान से आपका मार्गदर्शन हमें प्राप्त हो। सभी को राम राम। आज दिन भर के विषय में एकात्म मानव दर्शन, इसकी अलग अलग झलक सभी सत्रों में ध्यान में आई। और जितने हमारे अभी पैनलिस्ट थे, सबने शिक्षा, विज्ञान, टेक्नोलॉजी इंटरवेंशन, उसके अलावा धर्म रक्षा, सर्वांगीण ग्राम विकास, इन सब पर हमने चर्चा की। अलग अलग तरीके से जो हम कोशिश कर रहे हैं वो भी ध्यान में आया। तो एकात्म मानव दर्शन के बारे में मेरी अनुभूति क्या है, 2-5 मिनट में बात मैं रखता हूँ, उसमें शायद ये सब बातें आ जाएंगी। तो मैं जब पढ़ रहा था तब पढ़ता था एकात्म मानव दर्शन, मैनेजमेंट भी पढ़ रहा था तो उससे कंपेयर भी बहुत करता था। जब पढ़ रहा था तब मैं सोच रहा था इस पे पीएचडी करूंगा, और जो अभी पश्चिमी सभ्यता की जो मान्यताएं हैं मैनेजमेंट को लेकर और विकास को लेकर, उसका सारा सॉल्यूशन एकात्म मानव दर्शन में होगा। शुरुआत में इसको इंटीग्रल ह्यूमनिज्म भी बोला गया, वाद होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए उस पर भी हुई। आखिरी में बहुत अच्छा ये शब्द मिला है, एकात्म मानव दर्शन। तो इसके दर्शन ही करना पड़ते हैं, ऐसा मुझे लगता है, पढ़ने से नहीं होता। तो वो जो दर्शन है वो अनुभूति जन्य है। और कुछ बातें जो बड़े उस समय चर्चा होती थी, सुनी थी, तो उसके कुछ बिंदु बता के शायद हम उसको बात को पकड़ सके। तो प्रफुल्ल जी ने जो बात कही थी, लेफ्ट और राइट, कम्युनिज्म और वो, इसके बारे में दत्तोपंत जी बहुत अच्छा बोलते थे। और दत्तोपंत जी ने को शॉर्ट में एक बार बात बोली थी, जब उन्होंने कहा था कि कम्युनिज्म से लड़ने की जरूरत नहीं है, वो अपने आप फेल हो जाएगा। और बाद में कैपिटलिज्म के बारे में भी 2000 के आसपास शायद बोला है उन्होंने, शायद, हाँ, उसी के आसपास। तो उन्होंने कहा था कि ये दोनों फेल इसलिए होंगे क्योंकि ये एक ही सिक्के के दो पहलू हैं। और वो जो सिक्का है वो मनुष्य का सुख मटेरियल में है, इसमें है। इसलिए जितनी विचारधारा है वो बहुत लॉन्ग समय तक चलेगी नहीं, लंबे समय तक एक्शन रिएक्शन होता रहेगा। लेकिन उसका रास्ता हमारे भारत के दर्शन में है, क्योंकि हमारे यहाँ सुख की परिभाषा दूसरे के लिए काम करने को है, परमार्थ में है। तो ये परमार्थ का सूत्र ही मुझे लगता है कि एकात्म मानव दर्शन की ओर हमें ले जाएगा। एक और बात जो ध्यान में आती है, जो मेरे कार्य के अनुभव से आई, कि परमार्थ की भी हम लोग शिवगंगा में जब बोलते हैं तो बोलते हैं कि विकास होगा तो स्वावलंबन से होगा, सब मानते हैं। लेकिन स्वावलंबी होने के लिए स्वाभिमान लगता है, ये हम थोड़ा भूल चुके हैं। और इसलिए खूब चैरिटी करते हैं, उसका स्वाभिमान छीन लेते हैं और फिर बोलते हैं इसका विकास ही नहीं हो रहा है। ये वहाँ शायद अटक गए हैं। और उसके बाद में उसकी जो प्री रिक्विजिट है, किसी भी व्यक्ति को स्वाभिमानी होने के लिए वो किसी के सामने हाथ नहीं फैलाए और दूसरों के लिए करने के लिए, परमार्थ उसका मूल भाव है। और परमार्थ के भाव के लिए जब हमने काम करना शुरू किया तो ध्यान में आया कि एकात्मता का बोध ही परमार्थ जगाता है। तो हमारे यहाँ जो मिसिंग पार्ट है वो ऐसा लगता है कि वो एकात्मता का बोध, क्योंकि बहुत सारी बातें तभी ठीक अपने आप होती है, अनफोल्ड होती है ये बातें। जिस समाज के लिए हम काम करना चाहते हैं, हम कहते हैं सबसे गरीब व्यक्ति, जब तक उससे हम एकात्म नहीं होते तब तक हम उसकी प्रॉब्लम भी नहीं समझ पाते। उसमें सब बातें आ गई, जितने प्रकार के इंटरवेंशन, टेक्नोलॉजी इंटरवेंशन से लेके और क्या शिक्षा होनी चाहिए, स्वास्थ्य को लेकर कैसी बातें होनी चाहिए, क्या चैलेंजेस हैं, ये तभी ध्यान में आता है। इसलिए अभी ऐसा लगता है मुझे कि ज़्यादातर जो भावना है जो वंचित समाज के लिए काम करने वाले लोगों में है, उसमें सिंपैथी पार्ट बहुत ज़्यादा है, एम्पैथी पार्ट बहुत कम है।
और इसलिए हम बहुत मेहनत करके भी वो बात नहीं कर पा रहे जो हो जाना चाहिए थी अभी तक। तो ये एम्पैथाइज करना ही एकात्म मानव दर्शन है, मुझे ऐसा लगता है। हमारे सभी कामों में लगातार इस बात का प्रश्न पूछना कि हम उनको कितना समझें, बजाय इसके कि हम उनको क्या देंगे। ये एक बहुत महत्वपूर्ण भाग ऐसा लगता है जो अभी झाबुआ के बारे में बताया, झाबुआ स्टोरी में हमको जो अनफोल्ड हुआ वो ऐसा ही लगता है। अगर मैं मेरा अनुभव बताऊं तो जब मैं कॉलेज में पढ़ता था तो मुझे चिंता होती थी बहुत कि मेरे सहपाठी मेरे को बोलते थे आदिवासी का मतलब, उनके दिमाग में जो इमेज थी खतरनाक लोग ऐसा है, तो मैं कोशिश करता था कि उनको एक बार गांव ले चलूं, देख लो भाई ये जो फिल्मों में बताते हैं ऐसे होते नहीं है। फिल्मों में जो बने हैं वो एक हॉलीवुड के नैरेटिव से बन गए, बाद में हमने भी उसको अपना लिया कि आदिवासी ऐसे होते हैं, पर इसका फर्क बहुत पड़ता है पूरे समाज जीवन में। तो दिखाता था, यहाँ तक कि हमारे विभाग प्रचारक थे, मैं उस समय महानगर कारवा था, बोलता था कि भाई साहब अगर प्रचारक निकालना है ना किसी को, युवा को, तो उसको वनवासी क्षेत्र में 8 दिन के लिए छोड़ दो जो उस स्टेज पे है। और इसके होते भी थे परिणाम, केवल जाने से और उसमें जो एकात्मता की अनुभूति होती है उससे एकदम परिणाम आ जाते हैं। ऐसा ही हुआ कि जब ये साक्षरता मिशन हुआ था 92-93 में, प्रोफेसर यशपाल उस समय थे, कुछ लोगों को ध्यान होगा, तो उन्होंने किया था कि पूरे देश के बहुत नीचा देखना पड़ रहा है, लिटरेसी रेट बहुत बढ़ना चाहिए, अचानक बढ़ानी पड़ेगी, तो पूरे सिस्टम को लगाया था, किट्स दिए थे। और तो हमने झाबुआ के संदर्भ में एक प्रश्न किया था विधानसभा में कि कितने लोग, कितना खर्च सरकार ने किया उस 2-3 साल के मिशन में, और कितने लोग झाबुआ में साक्षर हुए। जो उनका आंकड़ा आया ऑफिशियल, उसके हिसाब से एक व्यक्ति को साक्षर करने झाबुआ में 38,000 रुपये उस जमाने में खर्च हुए थे। और उसका प्रश्न पूछने पे उन्होंने बोला था कि हम क्या कर सकते हैं, हम सब फैसिलिटी लेके गए और वो पढ़ना ही नहीं चाहते। हमें उस समय जो युवा टोली थी, हमने कहा कि ऐसा नहीं हो सकता कि कोई इंसान सीखना नहीं चाहता, कहीं कुछ गलती है। फिर एकल विद्यालय शुरू किए, उसमें से अपने आप चीज़ें अनफोल्ड हुई और बड़े आसानी से उन 157 विद्यालय हमने समाज के सहयोग से शुरू किए थे, उसमें से 60 से अधिक विद्यालय ग्राम भारती में 4 साल के अंदर कन्वर्ट हुए, जो उनकी फीस से चल रहे थे। तो इतने आसानी से केवल दृष्टि से फर्क पड़ता है, ऐसा ध्यान में आया। उसी में से अनफोल्ड होते होते सब बातें खुलती है। तो मुझे लगता है आज सभी के अनुभव सुनकर जो मुझे ऐसा लगता है कि एक बड़ा काम जो हम सभी को करना चाहिए कि वो एकात्मता का बोध कैसे बढ़ेगा। एक उदाहरण और दे देता हूँ, क्योंकि टेक्नोलॉजी के संदर्भ में बहुत सारी बातें होती है। तो हमारे यहाँ नीति के छात्र आते थे झाबुआ में, आज से 15 साल पहले बात है, अब तो वो मैनेजमेंट इंस्टीट्यूट हो गया। उनको भी हमने कुछ बातें ध्यान दिलाई थी, तो उन्होंने कहा था कि आप हमारे इंस्टीट्यूट में आइए। तो मैं और महेश जी शर्मा, जिनका उल्लेख हुआ था, हम दोनों गए थे वहाँ। और जैसे ही और ये सेशन शुरू हुआ छात्रों का, तो जो प्रोफेसर थे बहुत अच्छे थे, उन्होंने कहा कि हम इतना अच्छा इनोवेशन करते हैं इन लोगों के लिए, लेकिन लोग अडॉप्ट नहीं करते। तो हमारी ड्यूटी है कि हम जाके लोगों को बताएं, कि उनको समझाएं कि आप इसको अडॉप्ट करो, नए इनोवेशंस को, नए प्रोडक्ट्स को। महेश जी हमारे जो हैं वो थोड़े वेटी भी हैं बोलने में, तो उन्होंने कहा कि मैं भी जब बोलने खड़े हुए तो उन्होंने कहा कि मैं यहाँ मुंबई के लिए ट्रेन में बैठा, तो मुझे मालूम पड़ा यहाँ 40% दूध नकली है। तो मैं बहुत चिंतित हो गया कि ये 40% लोग मतलब नकली, और बच्चे सारा नकली दूध पी रहे हैं, उनके स्वास्थ्य के लिए पी जाता है, पर इतना नुकसान हो रहा है। ये चिंता करते हुए मैं मुंबई स्टेशन पे उतरा, आपके कैंपस में आया। वहाँ मैंने देखा कि आप जो फैकल्टी के लोग हैं वो सपरिवार यहाँ रह रहे हैं। तो यहाँ मुझे लगा कि आपके बच्चों को भी नकली दूध पीना पड़ रहा है, आप इतना कर रहे हो। और फिर कैंपस में घूमा तो मुझे लगा बहुत जगह है यहाँ। तो ये सोच कर मैं आपको एक एक गाय दे दूं, कुछ नहीं करना रहता, उसके सामने चारा डाल के रखना पड़ता है, कभी कभार नहलाना पड़ता है, और आपको दोनों समय बढ़िया अपने बच्चों के लिए, जिनके लिए आप सारा काम कर रहे हैं, उनके लिए एकदम अच्छा नकली दूध नहीं मिलेगा और अच्छा दूध मिलेगा। और 6 महीने बाद जब मैं आऊंगा तो गाय का चेहरा कैसा रहेगा और आपका चेहरा कैसा रहेगा, और तब मैं कहूंगा कि ये देखो कितने पढ़े लिखे गंवार लोग हैं, इनको अपने बच्चों की स्वास्थ्य की भी चिंता नहीं थी। इतना सा तो करना था अपने बच्चों के लिए, ये ऐसा नहीं करते।
तो वो जो प्रोफेसर थे उन्होंने उनके पैर भी छू लिए थे कि मैं बात समझ। ये टेक्नोलॉजी इंटरवेंशन को लेकर है। अब इसका सॉल्यूशन एकात्म भाव। जब तक वो नहीं होगा आप सही नहीं जाओगे, ये बात पक्की है। तो ये कहाँ कहाँ हम कर सकते हैं। तो जो पंडित दीनदयाल जी उपाध्याय ने कहा था कि कुछ भी करते समय इसको एक बार देखना कि इसका सबसे अंतिम पंक्ति में खड़े व्यक्ति पे क्या असर हुआ है। ऐसा ही हर इंटरवेंशन के बारे में भी हमें सोचना चाहिए। वास्तव में अगर हम उसको करना चाहते हैं तो ये करना हम कैसे सीख सकते हैं, ऐसा मुझे एक चुनौती सी लगती है। एक बड़ा भाग उसमें यह है कि लगातार इमर्शन। अगर किसी के लिए काम करना है तो समाज को तक, कम्युनिटी तक जाकर उससे एकात्म होने का प्रयास, ये बहुत पहली स्टेप है। ऐसा ही एक बार भास्कर राव जी को सब जानते होंगे, भास्कर राव करणबी, जो पहले केरल में प्रांत प्रचारक थे, बाद में कल्याण आश्रम में थे। एक बार उनके साथ प्रवास में था और एक कार्यक्रम था वनवासी क्षेत्र में। तो मैंने उनसे सहज प्रश्न पूछा कि भाई साहब, आप देश भर में प्रवास करते हैं, कार्यक्रमों में जाते हैं, आपको कैसे पता चलता है कि इस क्षेत्र में काम अच्छा हुआ कल्याण आश्रम? मतलब आपका असेसमेंट वो क्या है, प्रोसेस, यहाँ काम अच्छा हो रहा है या बदला है? तब उन्होंने कहा था कि मैं ये कुछ नहीं देखता, ना संख्या देखता हूँ, ना कार्यक्रम का स्वरूप देखता हूँ। मेरा एक इंडिकेटर है कि उस कार्यक्रम में कितने नगरवासी आए थे, कितने वनवासी आए थे। उसमें भी उसके रेशो का भी इतना फर्क नहीं है, लेकिन वो परस्पर आपस में व्यवहार कैसा कर रहे थे। अगर व्यवहार अच्छा कर रहे थे तो कल्याण आश्रम का काम हो रहा है। ये वास्तव में एक तू में एक रक्त वाली जो बात है, वो एकात्मता की अनुभूति की है। तो ऐसा ऐसा मुझे लगता है मेरे अनुभव से कि जितना हम ऐसा कर पाएंगे, कोई भी काम करें, क्योंकि हमारी किसी विषय में एक्सपर्टीज होगी, हम काम करेंगे ही, थोड़ा हमारे मन में उसका भाव भी रहता है, पर करते समय इन बातों का ध्यान रखेंगे तो हमें सफलता। क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि झाबुआ में हमने बहुत कम किया, परिणाम ज़्यादा आ गए। तो इतना आसानी से हो सकता है, ऐसा लगता है मुझे। सभी को धन्यवाद। धन्यवाद हर्ष जी। आज के इस सत्र में भाग लेने के लिए सभी संस्थानों का, हमारे अध्यक्ष महोदय तथा सभी प्रतिभागियों का हार्दिक धन्यवाद। आप सभी के अनुभव और प्रयास समाज निर्माण के लिए प्रेरक शक्ति है। इसी के साथ ये सत्र भी हम समाप्त करते हैं। आप सबका धन्यवाद। इसके पश्चात 7 बजे गटशः चर्चा होंगी। गट क्रमांक 1 शिक्षा एवं कारीगरी इसी स्थान पर होगा। गट क्रमांक 2 पर्यावरण एवं प्राकृतिक संसाधन प्रबंधन, दीनदयाल सभागृह 1 में। गट क्रमांक 3 महिला एवं स्वावलंबन, दीनदयाल सभागृह नंबर 2 में होगा। 7 बजे कार्यक्रम शुरू करेंगे। इसके पहले कुछ सूचनाएं हैं, उसके लिए आप जरा रुकिए। आज का ये सत्र यहाँ पे हम समाप्त करने की अनुमति। नमस्ते। कुछ महत्वपूर्ण सूचनाएं हैं। आप हाँ, मैं विनती करता हूँ कि प्लीज आप सूचना पहली ये है कि आप सभी को किट में जो चीजें मिली है उसमें 2 फॉर्म्स है। एक आपका परिचय पत्र है जिसमें आपको कुछ डिटेल्स, आपकी पर्सनल डिटेल्स वहाँ पे देनी है। वो जिस क्षेत्र में आप काम करते हो उस हिसाब से उसका विवरण वहाँ पे दिया गया है। कृपया आप सभी वो पर्ची भर के हमारे जो रजिस्ट्रेशन डेस्क है वहाँ पे जमा कर दें। दूसरा, अ, आज के परिप्रेक्ष्य में दीनदयाल जी और एकात्म मानव दर्शन का आपका खुद का जो विचार है वो लिखने के लिए एक दूसरा पत्र भी आपके किट में दिया गया है। तो आपसे अनुरोध है कि आज या कल जब भी आपको कभी थोड़ा सा फ्री टाइम मिले, हम देने वाले नहीं है, लेकिन जब भी मिले तो कृपया वो भी थोड़ा शांत दिमाग रख के आपके जो विचार है वो हम तक पहुंचाए। हमारा ये प्रयास है कि भविष्य में उसका यूटिलाइजेशन एक अच्छी डॉक्यूमेंट्री में हो।
तो आप सभी डिफरेंट बैकग्राउंड से आते हैं, तो उसका हमें बहुत फायदा होने वाला है। आपकी बौद्धिक थकान दूर करने के लिए आज रात भोज के बाद कैंप फायर का आयोजन है। वहाँ पे राष्ट्रभक्ति से ओत-प्रोत गीत का भी प्रदर्शन होने वाला है। आप में से भी किसी को गीत गाने की अगर इच्छा हो, तो कृपया आप वहाँ पे ज़रूर आइएगा। गीत कार्यक्रम के साथ वहाँ पे गरमा-गरम जलेबी और मसाला दूध का भी आयोजन हमने किया है। वो अ, हाँ, कैंप फायर का वहाँ पे बोर्ड लगाया जाएगा, लेकिन बताते वक़्त ये है कि शबरी जो हमारा डाइनिंग हॉल है, उसके बगल में जो ओपन एरिया है, वहाँ पे उसका आयोजन होगा। 9:30 रात भोज के बाद। तो जैसे ही सब आएँगे, हम शुरू कर देंगे। वो इन्फॉर्मल सेशन है। ऐच्छिक है, जो भी आना चाहते हैं, आ जाइए। जलपान की व्यवस्था अभी की जो है, वो एकात्मा हॉल के डिनर हाउस में है। और 7 बजे हम घंटाशाह बैठेंगे, जैसे दोपहर के सत्र के लिए बैठे थे। धन्यवाद।